In this video, we're going to discuss about chapter 4th of class 11th chemistry, that is chemical bonding and molecular structure. So, hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So, ये हमारा बहुत सिंपल सा चैप्टर आ जाता है क्लास 11th केमिस्ट्री से। बस हमारा ये चैप्टर क्या है, वो थोड़ा लेंदी है, मीन्स इसमें बहुत सारे टॉपिक हमारे आ जाते हैं। सो इस वीडियो में हम करने वाले इस चैप्टर से जितने भी हमारे टॉपिक आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन के लिए भी, और हमारा एनसीईआरटी से जो टॉपिक है, और साथ ही साथ जो हमारे मेनली जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं एग्जामिनेशन के लिए, उन सब पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, मीन्स अच्छे से रिवाइज करने वाले इस पूरे चैप्टर को। और अराउंड हमारी ये 1.5 आवर की वीडियो होने वाली है, तो बिल्कुल आराम से देख लेना, आराम से बिल्कुल ध्यान से देखना, वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और कुछ क्वेश्चंस में बीच में आपको ऐसे भी बताऊंगा, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ हम कुछ ऐसे पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स या पॉइंट्स जो कि आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपकी डायरेक्ट हेल्प करेंगे। यस, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो लेट स्टार्ट द रिविजन। सबसे पहला टॉपिक आ जाता है हमारा लुईस सिंबल। लुईस सिंबल हमारा बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। इसका मतलब है द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर शोन इन टर्म्स ऑफ लुईस सिंबल। मींस हमारे पास, जैसे आपको पता है, जो एल्यूमिनियम है उसको हम क्या Al से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है उसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या है, हमारे उसको एक तरह से शॉर्ट सिंबल हो गए, मीन्स हमें पूरा वर्ड नहीं लिखना पड़ता। उसी तरीके से जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम में, उसको क्या है, नंबर ऑफ डॉट्स या फिर क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एटम आता है, उसमें क्या है, हमारे पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मीन्स उसकी लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब हमें वहां पर ये लिखना नहीं होगा कि उसकी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमें वहां पर क्या, सिंपल हम 3 डॉट लगा देंगे और उससे हमारा क्लियरिफाई हो जाएगा कि वहां पर क्या है, 3 हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये आ जाता है हमारा लुईस सिंबल का कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है कॉस्टली लुईस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। इसमें आता है जैसे फर्स्ट पॉइंट, वैलेंसी ऑफ एटम डिपेंड्स अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मीन्स कोई भी हमारे पास एटम होगा, उसकी जो वैलेंसी होगी वो हमारे उसके इक्वल होगी जिसमें जितने ही उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर उसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी होगी 3। कुछ इसी तरीके का हमारा बिल्कुल सिंपल सा ये आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ नोबल गैस आर स्टेबल। जो जितनी भी हमारी नोबल गैस आती है उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आता है, हमारा स्टेबल आता है। मीन्स उसमें जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या है, हमारे पेयर्ड होंगे। नेक्स्ट आता है 2 वेज टू एक्वायर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स हमारी जैसे नोबल गैस क्या होती है, स्टेबल होती हैं। अभी खुद को जो भी हर एक आइटम है, हर एक एलिमेंट है, वो तो स्टेबल नहीं है, तो उसको अपने हर कोई सोचेगा लेकिन स्टेबल बनने का, तो वो 2 तरीके से क्या अपने आप को स्टेबल कर सकता है। फर्स्ट मेथड है हमारा बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। मीन्स उसके पास अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो उसको लूज कर देगा, और अगर किसी के पास मतलब थोड़ी कमी हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो क्या है, एक तरीके से वो गेन कर लेगा। उस तरीके से वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या है, एक्वायर कर सकता है बाय। और अगर वो ये नहीं करना चाहता, मींस लूज और गेन नहीं करता, तो वो एक दूसरा मेथड है, वो है हमारा बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। मींस 2 एलिमेंट या 2 एटम आपस में क्या है, शेयरिंग कर लेंगे इलेक्ट्रॉन की, और एक दूसरे को क्या है, स्टेबल कर देंगे। ये हमारे आ जाते हैं 2 वेज टू एक्वायर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट आता है शेयरिंग मे बी ऑफ 2 टाइप्स। अब लूज करना और गेन करना, ये तो हमारा सिंपल लूज और गेन हो गया, एक से माइनस हो जाएगा, एक किसी को मिल जाएगा। अब जो हमारी शेयरिंग होगी वो हमारी 2 तरीके से हो सकती है। जैसे सबसे पहले शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड इक्वली। इसमें जो हमारे दोनों जो एटम होंगे उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में इक्वली शेयर्ड होंगे। मीन्स अगर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है तो दूसरा भी 2 को शेयर करेगा। मीन्स हमारे 4 इलेक्ट्रॉन बीच में आएंगे, तब जाके उनके बीच में जो बॉन्डिंग होनी है वो होगी। नेक्स्ट तरीके की शेयरिंग आ जाती है हमारी शेयर्ड पेयर आर कंट्रीब्यूटेड बाय वन ऑफ द 2 एटम। मीन्स हमारे पास 2 एटम है, उनमें से जो शेयर्ड पेयर होगा वो सिर्फ हमारा एक ही एटम का होगा। ये हमारी दूसरी तरीके की शेयरिंग होती है। अब यहाँ पर शेयरिंग हो रही है, यहाँ पर लूज और गेन हो रहा है, तो लूज गेन करने से और शेयरिंग करने से वे क्या है, स्टेबल हो रहे हैं। स्टेबल कब हो रहे हैं, वो जब हमारा कुछ कर रहे हैं, तो कुछ करने से यहाँ पर क्या बनेगा, हमारे यहाँ पर बॉन्ड्स बनेंगे। इस चैप्टर में मेनली हमारा जैसे चैप्टर का नाम भी ये केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, हम देखने वाले हैं कि जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वो किन किन टाइप्स की होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ वो किस किस तरीके से वर्क करती है। सेकेंडली जो बॉन्डिंग बन के जो हमारी चीज़ स्ट्रक्चर बन के आता है, उनका मोलिकुलर स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, मीन्स उनकी शेप क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। सबसे पहले आएगा हमारा आयोनिक बॉन्ड, इसको हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होगा, बॉन्ड्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। मीन्स जो आयोनिक बॉन्ड होगा वो हमारा कब बनेगा, जब भी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है
है, या तो वो कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या फिर जो हमारा जो दूसरा एटम है उसको लूज करेगा। मीन्स अगर कोई गेन करे, किसी ने लूज किया होगा तभी तो गेन करेगा। मीन्स यहाँ पर जो हमारा जो आयनिक बॉन्ड है वे हमारे तब बनेंगे जब हमारा लूज और गेनिंग होगी। सेकंड तरह का बॉन्ड आता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जब बनेगा हमारा, जब भी हमारी जो इलेक्ट्रॉन की है दो एटम के बीच शेयरिंग होगी, वहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, वहां पर बनेगा हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड टाइप का बॉन्ड आता है, ये भी हमारा शेयरिंग से ही बनेगा, ये आ जाता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें होगा टू सच एटम, वन ऑफ विच हैज अ कंप्लीट ऑक्टेट एंड पोसेसेस अ पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हाइल अदर हैज अ डेफिशिएंसी ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस इसमें क्या होगा, जैसे हमने शेयरिंग टू टाइप्स की पढ़ी थी, एक तो इक्वली शेयर हो रहा है, एक अनइक्वल शेयर होता है। मींस एक एटम दोनों अपने शेयर पे, अपना जो शेयर पेयर है वो देगा और उससे वो क्या है आपस में शेयरिंग कर लेंगे। ये तीसरे तरह का हमारा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये हमारा उसी तरीके का आ जाता है। सबसे पहले हम रीड करेंगे जो हमारा आयनिक बॉन्ड होता है उससे रिलेटेड जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं वो। तो सबसे पहले आता है हमारा आयोनिक बॉन्ड। सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है वो देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड आता है NaCl, Na का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 281 और जो क्लोरीन है उसका हो जाएगा 287। इसमें मतलब हमें दिख रहा है कि जो वैलेंस शेल है उसमें Na के पास एक एक्स्ट्रा है और जो Cl है उसके पास 7 है। अपना कंप्लीट करने के लिए, मीन्स 8 करने के लिए उसको एक चाहिए। तो ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, आपस में लूज और गेन, मीन्स आपस में क्या है कंपाउंड बना सकते हैं। तो Na के हमने ऊपर एक क्या स्टार बना दिया, मीन्स एक क्रॉस बना दिया। क्रॉस यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मीन्स लास्ट शेल में। और ऐसे Cl में कितने बना दिए हमने, 7 बना दिए। तो Na क्या है, अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर देगा और Cl क्या है उसको जो लूज किया है उसी को क्या है गेन कर लेगा। और आप दोनों आपस में क्या बना लेंगे, दोनों आपस में बॉन्डिंग करके क्या है एक आयोनिक बॉन्ड बना लेंगे। कुछ इस तरीके का हमारा जो आयोनिक बॉन्ड होता है उनमें इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर आ जाता है। फॉर एग्जांपल एक CaCl2 का है वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन टू कंप्लीट द ऑक्टेट शेल। मींस जो ऑक्टेट शेल है लास्ट वाली शेल, मींस एक तरीके से अपने आप को स्टेबल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, जितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, उसको हम बोलेंगे उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। नेक्स्ट आता है कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। मींस कौन कौन से एटम है, कौन कौन से एलिमेंट है जो आपस में क्या है जो हमारा आयनिक बॉन्ड है वो बना सकते हैं, उसकी कुछ हमारी कंडीशंस हैं। जैसे सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मींस जैसे हमारे पास दो एटम आपस में जुड़ेंगे वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, तो उसमें से जो एटम इलेक्ट्रॉन को जो लूज करेगा उसके पास जो ऑक्टेट शेल है, मींस जो लास्ट की शेल है, या तो उसमें 1 2 या फिर 3, मींस मैक्सिमम 1 2 3 तक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और जो गेन करेगा उसमें कितने होने चाहिए, 7 6 या 5, मींस लास्ट की शेल में 7 6 या 5 हमारे होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो इन तरह की कंडीशन फुलफिल करते हैं दोनों, तो वो आपस में दोनों एटम क्या है वही हमारा जो आयनिक बॉन्ड है वो बना पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मींस हमारे पास दो एटम है, दो एलिमेंट आपस में बना रहे हैं, जो एलिमेंट के एटम्स है वो आपस में कंबाइन करेंगे तो मोर द डिफरेंस, मींस जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों एलिमेंट की वो क्या है, हमारा जो उन दोनों का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। जितना ज़्यादा हमारा हाई होगा उतना ही हमारा क्या है स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा, मींस उतनी ईजी से हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मींस जो हमारे लोअर द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ईजियर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। मींस हमारा जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन को जो लूज कर देगा, मींस लूज जितनी जल्दी से कर देगा उतना ही हमारा ईजियर क्या है आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। ये इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, लूजिंग कैपेसिटी को। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसमें क्या होगा कि जो हमारा एटम है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। मींस वो एकदम से क्या है गेन कर लेना चाहिए। अगर वो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होगी तो वो क्या है जो हमारा आयनिक बॉन्ड है वो बहुत आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी में क्या होगा, ये एक तरह की एनर्जी होती है, जैसे डेफिनेशन से द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ गैसियस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। मींस अगर हमारे पास दो एटम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मींस आयंस है, वो क्या है आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो वो जो जब दोनों कंबाइन करेंगे तो वहां पर कुछ एनर्जी रिलीज होगी, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं लेटिस एनर्जी। और ये हमारी जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही हमारा स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बनेगा। अब आप इसको ऐसे देख सकते हो कि दो कंपाउंड बने, उसमें से
बहुत ज़्यादा आपस में बने वो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर बहुत सारी एनर्जी हमारी निकल गई। तो ये जो भी हमारा कंपाउंड बना होगा वो बहुत स्टेबल बना होगा। स्टेबल इसलिए बना होगा क्योंकि उसको तोड़ने के लिए हमें उतनी ही एनर्जी वापस लानी होगी, तब जाके वो टूटेगा। अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी निकली होगी तो बहुत ज़्यादा ही एनर्जी हमें उसको मतलब दोबारा लानी पड़ेगी उनको तोड़ने के लिए। तो जितनी ज़्यादा हमारी लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू होगी, मीन्स जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज़्यादा क्या हमारी स्टेबिलिटी होगी कंपाउंड की। अब कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जो इफेक्ट करते हैं इसकी लेटिस एनर्जी को। एक तो होता है हमारा चार्ज ऑफ आयन, जितना ज़्यादा चार्ज ऑफ आयन होगा उतनी ज़्यादा हमारी लेटिस एनर्जी होगी। और उनका एक साइज भी होता है, मीन्स दोनों के बीच में जो पॉजिटिव और नेगेटिव है कितना हमारा डिस्टेंस आता है, जितना ज़्यादा हमारा मीन्स डिस्टेंस होगा उतनी हमारी ये कम होगी। नेट इफेक्ट एक लास्ट पॉइंट आ जाता है, जैसे नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट में क्या होगा, जो हमारी लेटिस एनर्जी है और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इन दोनों का सम क्या है हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए आयनाइजेशन पोटेंशियल, मीन्स आयनाइजेशन पोटेंशियल से। तभी क्या है जो हमारा आयनिक बॉन्ड है वो बहुत मीन्स आसानी से इजी वे में बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। मीन्स हमने ये भी पढ़ लिया कि आयनिक कंपाउंड होता क्या है, दूसरा हमने पढ़ लिया उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, थर्ड हमने देख लिया कि उसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं, कौन कौन आयनिक कंपाउंड मीन्स आयनिक बॉन्ड बना सकता है। अब हम देखते हैं कि जो अब आयनिक कंपाउंड हमारे बन चुके, आयनिक बॉन्ड बन चुका, अब देखते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, मीन्स आयनिक कंपाउंड बनने के बाद वो किस तरीके का बिहेवियर शो करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, दे आर इन सॉलिड स्टेट, मीन्स जो मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या है सॉलिड स्टेट में ही स्टे करते हैं। सेकेंडली दे हैव क्रिस्टलाइन नेचर। क्रिस्टलाइन नेचर का मतलब है कि उनका कुछ अरेंजमेंट जैसे फिगर में देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होता है, और जो एग्जिस्ट करते हैं एज अ आयंस, नॉट एज अ मॉलिक्यूल, मींस वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, वो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उनका जो अरेंजमेंट होता है वो हमारा कुछ जैसे क्यूब में हमारे पास शेल्स रखी होती हैं साइड कॉर्नर पे, उस तरीके का हमारा अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो हमारा आयनिक कंपाउंड होगा मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड में जो हमारा मेल्टिंग है और जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों का मीन्स जो कंपाउंड बनेगा उसका हाई होगा। फोर्थ पॉइंट आता है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी हमारा पॉइंट आप ये ध्यान रखना कि लाइक डिजोल्व लाइक, मीन्स जैसा कंपाउंड होगा ऐसे में ही वो डिजोल्व होगा, मीन्स सोल्यूबल इन पोलर, इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर। जो पोलर कंपाउंड होंगे, पोलर सॉल्यूशन होंगे, उसमें जो आयनिक कंपाउंड है वो सोल्यूबल हो जाएगा, वरना किसी में नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यस, ये इलेक्ट्रिकल जो है इलेक्ट्रिक को पास कर देगा, मीन्स जो उसका सॉल्यूशन फेस होता है उसमें इसको इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास करा देगा। नेक्स्ट एक छोटी सी टर्म आती है हमारी आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म की एक बार डेफिनेशन आ गई थी हमारे एग्जामिनेशन में, और इसका कभी एग्जांपल भी पूछ लेते हैं। तो उसका मतलब होता है कंपाउंड हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हमारा वर्ड आता है कंपाउंड, मींस कंपाउंड हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमारे पास दो ऐसे कंपाउंड आएंगे जिनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, हमारा सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे NaF आता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो 2828 हो जाता है, और जो MgO होता है उसमें भी 2828 हो जाता है। तो ये दोनों जो कंपाउंड हैं ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे का आइसोमॉर्फिज्म हो गए। यहां पर जो हमारे साथ में होंगे मींस जो जिनका सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या है, हमारे कंपाउंड है। यहां पर हम उसको बोल रहे हैं आइसोमॉर्फिज्म। सो ये सब रिलेटेड आ जाता है हमारा आयनिक कंपाउंड से। नेक्स्ट तरह का मीन्स आयनिक बॉन्ड से नेक्स्ट तरह का जो बॉन्ड आता है वो आता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, मीन्स सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड। ये हमारा बनता है हमारा शेयरिंग करने से, मीन्स जब भी दो एटम हमारे आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे हमारा कौन सा बॉन्ड बनेगा, वहां पर बनेगा हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। अगर वो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं इक्वली तो हमारे बनेगा सिंगल बॉन्ड। अगर वो दो दो इलेक्ट्रॉन की करते हैं तो बनेगा डबल बॉन्ड, और जो अगर वो तीन तीन की करते हैं तो बनेगा हमारा वहां पर ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे वन सिंगल बॉन्ड का हमारा बन जाएगा, जैसे हाइड्रोजन का बन गया हमारा HH ने क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या आपस में शेयर किया हुआ है। यहाँ पर जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है देखो हमने किस चीज से रिप्रेजेंट किया है, जो हमारा क्रॉस है और जो हमारे जो डॉट्स हैं उनसे हमने रिप्रेजेंट किया है, मीन्स ये क्या हमारे लुईस सिंबल होते हैं। तो जैसे डबल कंपाउंड का मीन्स डबल बॉन्ड हमारा कौन सा बन गया, ऑक्सीजन का, और ट्रिपल जो बॉन्ड है वो हमारा किससे बन गया, हमारा जो N2 होता है नाइट्रोजन, उससे हमारा सिंपली बन गया। इसमें एक पॉइंट आता है कोवेलेंसी ऑफ अ एलिमेंट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन S&P ऑर्बिटल। मींस जैसे वहां पर हमारी आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोवैलेंसी आती थी, यहां पर एक हमारा वर्ड आता है कोवेलेंसी। कोवेलेंसी सिंपल हमारी कंपाउंड की वो एलिमेंट की वो होगी जितने भी हमारे टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इन S&P ऑर्बिटल। सिंपल हमारे पास कोई भी एलिमेंट है उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे sp-df वाले फॉर्म में, और हम देख लेंगे जो S है और जो P है उन दोनों ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वही क्या हो जाएगी हमारे उस जो एलिमेंट है उसकी कोवेलेंसी हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है फॉर एग्जांपल कोवेलेंसी ऑफ P, मींस हमारे पास जैसे P आ जाता है फॉस्फोरस, उसकी हमें कोवेलेंसी निकालनी है।
कुछ कंपाउंड हमारे यहाँ पर ऐसे होंगे कोवेलेंट में, मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड वो ऐसे बनाएंगे कि जो उनकी कोवेलेंसी होगी वो हमारी डिफरेंट होगी, मीन्स एक नॉर्मल फॉर्म में होगी, एक हमारी एक्साइटेड फॉर्म में होगी। जैसे एग्जांपल आ जाता है फॉस्फोरस का। जैसे फॉस्फोरस का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारा 15। उसके अकॉर्डिंग हम क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d0 में ये आ जाता है हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इन ग्राउंड स्टेट में जैसे हमारे पास जो s है, s में हमारे कितने 3s, जो ग्राउंड स्टेट में हम क्या है जो हमारी लास्ट की जो शेल है 3 वाली 3p 3d और 3s, इसका क्या हम जो मतलब एक तरह से बॉक्सेस में जो इलेक्ट्रॉन है उनको फिल करते हैं। 3s में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है हम देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। 3p में कितने हैं हमारे 3p में पी में कितना होता है 3 हमारे इलेक्ट्रॉन 6 मीन्स टोटल हमारे 6 जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे कितने हैं यहाँ पर हमारे 3 ही हैं, मीन्स तीनों की तीनों क्या है अनपेयर्ड हैं। और 3d में तो हमारा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर हमारे जैसे कोवेलेंसी कितनी होगी, कोवेलेंसी का मतलब होता है जो s और p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो s में तो यहाँ पर कोई अनपेयर्ड नहीं है। p में कितने अनपेयर्ड है 1 2 3 3 अनपेयर्ड है, तो यहाँ पर वैलेंसी कितनी होगी जो भी हमारा ये एलिमेंट है उसकी वैलेंसी होगी 3। अब बात आती है एक्साइटेड स्टेट की। एक्साइटेड स्टेट में अगर हमारे पास ये जो एलिमेंट है इसको कहीं से थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी, मीन्स इतनी एनर्जी मिल जाएगी जो उसके एलिमेंट्स मीन्स एलिमेंट के जो एटम है, जो उसके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होकर अपनी जो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, मीन्स एक वो अपने से बड़े ऑर्बिटल में चले जाएंगे। उस स्टेट को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। उसमें क्या होगा इन एक्साइटेड स्टेट जो 3s में है जहां पर हमारे दोनों पेयर थे, मीन्स 2 हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आते थे, उसका एक इलेक्ट्रॉन वहां से हटके जो भी हमारी खाली पड़ी होगी शेल, जैसे 3d वाले में खाली है उसमें चला जाएगा। ये होगा हमारा एक्साइटेड स्टेट में। और अब यहाँ पर हमारे जितने भी जो अनपेयर्ड रह जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, जैसे 1 यहाँ पर और 3 4 और एक 5, तो हमारी इसकी जो कोवैलेंसी है मीन्स सॉरी जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी फॉस्फोरस की, वो हो जाएगी हमारी 5 वैलेंसी। तो कोवैलेंसी ऑफ p इज इक्वल टू 3 and 5। तो जो हमारा P है वो 2 तरह के कंपाउंड बना सकते हैं, एक तो PCl3 एक PCl5, मीन्स वैलेंसी 3 और वैलेंसी 5 में 2 तरीके हमारे कंपाउंड बना सकते हैं। अब ये इस तरीके का हमारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी आ जाता है, मीन्स हमारे पास कोई भी एलिमेंट दे देते हैं और उसकी हमारे से वैलेंसी पूछते हैं, मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड में वो कितने तरीके की वैलेंसी को शो वेरिएबल वैलेंसी को शो करेगा। तो कुछ इस तरीके से हमें इसी मेथड से हमें करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, ग्राउंड स्टेट में उसके जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जितनी की पेयरिंग हो रही है और जो भी मतलब बॉक्सेस में भरने हैं वो डाल देंगे और फिर एक एक्साइटेड स्टेट कर देंगे। एक बात का ध्यान रखना है, इसमें जो भी हमारे अनपेयरिंग होगी वो हमारी एक एक करके होगी, मीन्स पहले एक अनपेयर्ड होगा उसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। अगर हमारे पास दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पहले वाला एक होगा, फिर दूसरी स्टेट में होगा उसको हम बोलेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट, उसमें हम दूसरे वाले को करेंगे। ऐसे आपको एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, जैसे हमने तो एग्जाम्पल लिया यहाँ पर पी का, ऐसे और कौन से एलिमेंट है जो वेरिएबल वैलेंसी को शो करते हैं। जैसे यहाँ पर तो जो फॉस्फोरस है वो P3 और 5 को कर रहा है, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो और वैलेंसी को भी शो करते हैं और कितनी शो करते हैं। इसको एक बार कौन कौन से एलिमेंट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कोवेलेंट मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब होता है हमारा सम एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, मींस वो सिंपल सी कंडीशन में भी हमारे जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे H2 S8 N2, मींस ये H S N मींस अलग अलग नहीं रहती, ये पहले से ही इकट्ठे रहते हैं मींस एक ऑर्डिनरी कंडीशन में। तो इस तरीके जो एलिमेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे P4 का स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से होता है, S8 का हमारा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। मींस ये जो ऑर्डिनरी कंडीशन है सिंपल में, जैसे जो N है वो सिंपल में Na रहेगा, लेकिन जो S है वो S ना रहकर S8 में ऑर्डिनरी कंडीशन में भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। इसमें आ जाती है हमारी, अब हमारा कोवेलेंट कंपाउंड बन गया शेयरिंग करने से, इक्वल शेयरिंग करने से, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहले जो फिजिकल स्टेट होती है वो होती है दे आर सॉलिड लिक्विड और गैस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, मींस कुछ जो हमारे कंपाउंड होंगे वो सॉलिड होंगे, कुछ गैसियस फॉर्म में होंगे और कुछ हमारे लिक्विड फॉर्म में होंगे, जिस तरह की वो कंडीशन में होते हैं। नेक्स्ट आता है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मींस जो हमारे मैक्सिमम जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनका जो हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारा जनरली लो ही होता है, क्योंकि जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये थोड़ा वीक ही होता है। एक्सपेक्ट हमारा जो डायमंड होता है, डायमंड भी एक तरीके से हमारा कोवेलेंट कंपाउंड का एग्जांपल है कार्बन कंपाउंड का, लेकिन उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है।
जनरली जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है कोवेलेंट कंपाउंड के लिए वो लो ही होता है। नेक्स्ट आता है उनका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, वो जो जनरली होते हैं दे आर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल। जितने भी हमारे जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो मैक्सिमम हमारे मोलिकुलर की फॉर्म में होते हैं, बिकॉज दे हैव डायरेक्शनल फोर्सेज। उनमें क्या है, डायरेक्शनल फोर्सेज होती हैं, इसलिए वो क्या है मोलिकुलर की फॉर्म में ही रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दे आर बैड कंडक्टर। जो भी हमारे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो क्या है, हमारे बैड कंडक्टर होते हैं मैक्सिमम। बाकी जो एक हमारा एक्सपेक्ट एग्जांपल आ जाता है वो आ जाता है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है हमारा, उसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, वो क्या है इलेक्ट्रिसिटी को मीन्स पास करा देता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है, जो ग्रेफाइट है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं लेयर स्ट्रक्चर में। लेयर स्ट्रक्चर होने की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करा देगा। और जैसे पोलर कैरेक्टर के, जो भी हमारे पोलर कैरेक्टर के कोवेलेंट कंपाउंड होंगे वो भी क्या है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देंगे। वैसे बहुत कम होते हैं, मैक्सिमम जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी का वही रूल है, लाइक डिजोल्व, लाइक जो पोलर सब्सटेंस होगा वो पोलर सब्सटेंस में ही, पोलर कंपाउंड में ही क्या है आपस में मिक्स सोल्यूबल होगा, वरना आपस में सोल्यूबल नहीं होंगे। जैसे इनसोल्यूबल इन पोलर, सोल्यूबल इन पोलर मीन्स क्या होंगे, जो पोलर होंगे उसमें तो इनसोल्यूबल होंगे, और जो हमारे इन पोलर वाले होंगे उनमें क्या है, सोल्यूबल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल एल्कोहल्स अमाइंस डिजोल्व इन H2O। जो एल्कोहल्स होंगे, अमाइंस होंगे, वो डिजोल्व हो जाएंगे H2O में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मीन्स ये एक थोड़ा एग्जाम्पल नहीं, ये हमारे एक्सेप्शन केस आते हैं। जो एल्कोहल्स हैं, अमाइंस हैं, वो क्या है हमारे H2O में भी क्या है डिजोल्व हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनमें ये क्या कर लेते हैं, एल्कोहल्स और अमाइंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। बाकी जो हमारे मैक्सिमम जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो क्या है, जो पोलर सब्सटेंस होगा उसमें डिसोल्व नहीं होंगे, जो इन पोलर सब्सटेंस होगा उसमें क्या डिसोल्व मींस सोल्यूबल हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मोलिकुलर रिएक्शन। मोलिकुलर रिएक्शन का मतलब होगा यहाँ पर, जैसे हमारा आयनिक बॉन्ड है वो भी हमने सीख लिया कैसे बनता है और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सेकेंडली जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो भी हमें पता चल गया किस किस तरीके का और कैसा कैसा हमारा होता है। अब हम देखते हैं हमारा जो कंपाउंड तो बन गया, लेकिन उसको चेंज करके दूसरी फॉर्म में जाना है तो वो किस तरीके से जाएगा। तो जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो हमारा होता है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। मीन्स जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वो हमारे कुछ इस तरीके के बनेंगे, जो उसके पुराने बॉन्डिंग थे वो पहले टूटेगी और दोबारा फिर बाद में हमारी न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और जो हमारा आयनिक में होता है, आयनिक में जो रिएक्शन होती है मोलिकुलर की वो होगी रीग्रुपिंग ऑफ आयंस। मींस हमारे पास दो सब्सटेंस है, मींस दो कंपाउंड है, उनमें आपस में ही क्या रीग्रुपिंग हो जाएगी। इस तरीके से हमारी जो मोलिकुलर रिएक्शन है आयनिक बॉन्ड की वो हमारी रीग्रुपिंग की फॉर्म में होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड आता है हमारा, वो आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारा कुछ इस तरीके का बॉन्ड है, जैसे मान लो दो हमारे दोस्त हैं, वो क्या है कैंटीन में जाते हैं, एक के पास पैसे हैं और एक के पास हमारा नहीं है, लेकिन क्या है वो कुछ भी खरीदते हैं वहां से और उसको जो भी उनको मतलब लाते हैं खाने के लिए वो उनको दोनों आपस में शेयर करके खाते हैं। मीन्स बिल एक नहीं दिया लेकिन खाया क्या है, दोनों ने खाया। तो उस तरीके बॉन्डिंग को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। जैसे बॉन्ड इन विच बोथ ऑफ द शेयर्ड पेयर आर कंट्रीब्यूटेड बाय वन ऑफ द टू एटम्स, सच अ बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मींस हमारे दो एटम्स होंगे आपस में बॉन्डिंग करेंगे, अगर उनमें से सिर्फ एक ही एटम क्या करे, अपने जो शेड पेयर है उनको मीन्स उनकी वजह से ही वहां पर बॉन्डिंग हो रही हो, सिर्फ एक की वजह से, एक के देने से ही, तो वहां पर उस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एटम्स कंट्रीब्यूट लोन पेयर, जो भी हमारा कंट्रीब्यूट करेगा मीन्स जो भी हमारा देगा शेड पेयर को उसको हम बोलेंगे डोनर, और जो वहां पर हमारा सिंपली जो एक्सेप्ट करेगा, जो वहां पर चुपचाप बैठ के ले लेगा, वो उसको हम बोलेंगे एक्सेप्टर। जो उसका डायग्राम होता है मीन्स किस तरीके की फॉर्म में बनता है वो हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। जैसे ए और बी दोनों में हमारे पास लोन, दोनों में हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से सिर्फ एक ही एटम क्या है जो शेयर्ड पेयर है उसको क्या है डोनेट करता है, और उसी की हेल्प से क्या है वहां पर बॉन्डिंग हो जाती है। और जैसे इसको हम डिनोट करते हैं एक एरो बी, जो हमारा देता है उसकी साइड से जो हमारा लेने वाला होता है एक्सेप्टर, उसकी साइड हम क्या एरो लगा देते हैं और उसी एरो को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेमीपोलर बॉन्ड। मीन्स ये हमारा जो आयनिक है और जो कोवेलेंट है उनके एक तरीके से बीच का बॉन्डिंग मानी जाती है, कभी कभी इसको हम सेमीपोलर बॉन्ड भी बोल देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे NH4 पॉजिटिव, ये हमारा जैसे N का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है हमारा 5, मीन्स उसको क्या चाहिए 3 चाहिए, लेकिन 3 की जगह क्या है उसने यहाँ पर 4 ले रखे हैं। सो जो वो एक एक्स्ट्रा यहाँ पर हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, वो हमारा यहाँ पर हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम क्या यहाँ पर एरो से शो करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल आ जाता है NH3BF3, उसका जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरीके के हमारे दोनों स्ट्रक्चर बनते हैं। जो भी हमारा
जहां पर हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वहां पर हम क्या है एरो से शो करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे कैरेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मींस जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वो आ जाती है। सबसे पहले जो फिजिकल स्टेट होगी वो करते हैं एग्जिस्ट इन गैसियस लिक्विड एंड सॉफ्ट सॉलिड अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मीन्स स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी कंडीशन में वो क्या है गैस और लिक्विड में मीन्स एग्जिस्ट करेंगे मेनली, और सॉलिड में होंगे तो थोड़ा सॉफ्ट सॉलिड में होंगे। जो हम नेक्स्ट आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा हायर देन प्योरली कोवेलेंट कंपाउंड एंड लोअर देन आयनिक कंपाउंड, मीन्स आयनिक और जो कोवेलेंट है उन दोनों के बीच में हमारा जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का वो होगा। नेक्स्ट आ जाता है सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी क्या होगी जो नॉन पोलर्स में है उसमें रेडली सोल्यूबल हो जाएंगे, लेकिन जो हमारा पोलर सोल्वेंट आता है उसमें हमारा सेमी सोल्यूबल होंगे। नेक्स्ट आता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी में हमारे बैड कंडक्टर होते हैं क्योंकि इनमें हमारा एक तरीके से जो हमारा कोवेलेंट है वो नेचर होता है। नेक्स्ट आता है मोलिकुलर रिएक्शन, जो उनकी मोलिकुलर रिएक्शन होती है एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड फॉर्मेशन में वो काफ़ी स्लो होती है। सबसे फास्ट होती है हमारी आयनिक की, फिर होती है हमारी इसकी मोलिकुलर रिएक्शन की, फिर होगी हमारी जो भी हमारा कोवेलेंट बॉन्ड आ गया उसकी। नेक्स्ट आता है आइसोमेरिज्म, ये क्या है आइसोमेरिज्म को भी शो करता है। इसमें क्या होता है शोज बिकॉज दिस बॉन्ड इज रिजिड एंड डायरेक्शनल इन नेचर, मीन्स ये अपना जो आइसोमेरिज्म मीन्स जो भी बॉन्डिंग बना रहा है उसमें जो एटम्स हमारे जहाँ जहाँ पर लगे हुए हैं वो क्या अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, मींस अलग अलग शेप्स में ये हमें क्या देख सकता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है हमारी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। नेक्स्ट एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, यहां से एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है जो कि है फॉर्मल चार्ज, मींस किसी चीज का फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है हमारा फॉर्मूला चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास O3 का एक कंपाउंड है, उसमें एक 1 नंबर का O है, एक 2 नंबर पे और एक 3 नंबर पे। अगर क्वेश्चन आता है कि फॉर्मल चार्ज निकाल लो ऑन ऑक्सीजन एटम नंबर 1 पे जो हमारा एटम रखा हुआ है उसका फॉर्मल चार्ज कितना होगा, तो सबसे पहले देखते हैं उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, यहाँ पर 6 लग देंगे, माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनशेयर्ड उसने तो कुछ भी अभी शेयर नहीं किया क्योंकि 1 ने तो 2 के साथ क्या है वैसी वाली बॉन्डिंग की है, वहां पर शेयरिंग तो कुछ नहीं हुई, तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो है हमारे 6 माइनस हाफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर देखते हैं जो 1 ने शेयर्ड कितने किए हैं, शेयर्ड उतने वहां पर किए हुए हैं हमारे 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है, तो हाफ इंटू 2 इज इक्वल टू इसको सोल्व करके आ जाएगा हमारा माइनस का 1। तो जो 1 वाला O है उस पर हमारा जो फॉर्मल चार्ज की वैल्यू है वो आती है हमारी -1। इसी तरीके से हम सेकंड और थर्ड वाले पर निकाल सकते हैं। इसी तरीके का हमारा एग्जामिनेशन में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर, वो आता है हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहां से एग्जामिनेशन में पक्का गारंटेड क्वेश्चन आता है, जो कि है हमारी VBT। बेसिकली हमारा क्या एक मॉडर्न कंसेप्ट है ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मींस कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं उसका एक हमारा मॉडर्न कंसेप्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये हमारा बेस होता है ओवरलैपिंग पर। ओवरलैपिंग का मतलब होता है पेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इनटू ईच अदर। जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जो उनके क्लाउड होते हैं, वो एक दूसरे के में क्या पेनिट्रेट कर देते हैं, मींस हल्का सा एक दूसरे में घुस जाते हैं, उसी चीज को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। और ये ओवरलैपिंग का कंसेप्ट इसमें क्या होता है, मींस हमारा यहां पर होता है कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मींस जो चीज ओवरलैपिंग करेगी वहां पर हमारा क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वहां पर बनेगा हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल आ जाते हैं, उन्होंने एक दूसरे पर क्या ओवरलैप किया हुआ है, वहां पर क्या हुई है बॉन्डिंग हुई है। नेक्स्ट आ जाते हैं इस जो हमारी ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है VBT, इसके कुछ रूल्स हमारे आते हैं। जैसे सबसे पहला है ग्रेटर द ओवरलैपिंग मोर विल बी द स्टेबिलिटी, मींस जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी दोनों के बीच में, दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में, उतनी ज्यादा हमारी क्या होगी स्टेबिलिटी होगी। नेक्स्ट आता है ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन एंटर इन ओवरलैपिंग, मींस जो भी ऑर्बिटल के एटॉमिक ऑर्बिटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या हमारा ओवरलैपिंग में टेक पार्ट कर पाएगा, वरना जिसके पास अनपेयर्ड नहीं है वो पार्ट नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अरेंज इटसेल्फ इन सच अ वे दैट इट इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ द न्यूक्लियाई, मींस जैसे देखते हैं दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल थे, आपस में दोनों ने ओवरलैपिंग कर ली, तो जो ओवरलैपिंग करने से जो हमारा इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो अपने आप ही कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगी। जो दोनों न्यूक्लियाई हैं, दोनों जो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, एक एटम की न्यूक्लियस होगा, दोनों एटम का अपना अपना न्यूक्लियस होगा, तो जो दोनों एटम का जो न्यूक्लियस है उनके अंडर द इन्फ्लुएंस, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं नेगेटिव, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे,
तो जो दोनों ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि वो जो न्यूक्लियस है वो दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहेंगे। ये आ जाते हैं हमारे कुछ रूल्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट आ जाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कुछ डिटेल वाली बातें, जैसे इट गिवन बाय हिटलर एंड लंदन। ये कुछ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है खास, बस ये तो कुछ मेन पॉइंट्स है, जैसे ये क्या हिटलर और लंदन ने दी थी। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग। उन्होंने कहा था कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ओवरलैपिंग से बनता है। ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल कैन टेक पार्ट इन। जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे वही बात, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या है टेक पार्ट करेगा। दे कम क्लोजर विद देयर एक्सिस इन प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग। वो क्या है प्रॉपर डायरेक्शन में एक दूसरे के पास आएंगे और आपस में ओवरलैप करेंगे। एग्जाम्पल जैसे जो हमारा सर्कल की फॉर्म में होगा वो होगा हमारा एस ऑर्बिटल। जो एस ऑर्बिटल की जो हमारी ओवरलैपिंग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। ये जो हमारा डंबल की फॉर्म में होगा वो होगा हमारा पी ऑर्बिटल। एस और पी की कुछ इस तरीके से होगी और पी की हमारी कुछ इस तरीके से होगी। नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। हमारी मेनली हमारी दो टाइप्स की ओवरलैपिंग होगी। एक को हम बोलेंगे एक्सियल, एक को बोलेंगे हम अपना साइड वाइज। एक्सियल में क्या होगा विद एक्सिस इन प्रॉपर डायरेक्शन। जब भी हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल है, जब भी उनकी एक्सिस क्या है सेम डायरेक्शन में होगी, वहां पर हमारी जो ओवरलैपिंग होगी वो होगी हमारी एक्सियल ओवरलैपिंग। और एक्सियल ओवरलैपिंग से जो हमारा बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट आता है पैरेलल एंड साइडवाइज ओवरलैपिंग। जब भी जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं वो साइड वाइज से मींस अपनी दोनों, उसके पहले वाले की भी साइड दूसरे वाले की भी साइड, दोनों पैरेलल साइड वाइज क्या है ओवरलैपिंग करेंगे, तो वहां पर हमारा बॉन्ड बनेगा पैरेलल बॉन्ड। एक हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक आ जाता है, इसमें आता है रिलेटेड बिटवीन रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स। जैसे हमारे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे आपस में बॉन्डिंग करेंगे, मींस ओवरलैप करेंगे, तो हमारी वहाँ पर बॉन्डिंग होगी। तो उसमें क्या होता है जैसे जैसे जो उनका न्यूक्लियस है वो पास आएगा, वहाँ पर जो हमारी एनर्जी है वो क्या है डिक्रीज होती चली जाएगी। जितनी ज़्यादा हमारी एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी ज़्यादा हमारी क्या है स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये जो हमारी एनर्जी डिक्रीज होती है ये हमारे कुछ उस स्टेट तक होती है जहाँ पर हमारा जो अट्रैक्टिव फोर्स और जो हमारा रिपल्सिव फोर्स है वो दोनों क्या है इक्विलिब्रियम में होते हैं। उसको हम उस स्टेट को हम बोलते हैं, वहां पर होती है हमारी मिनिमम एनर्जी। और मिनिमम एनर्जी से जो हमारी स्टेबिलिटी हो जाती है बिटवीन द जो भी हमारा कंपाउंड बनेगा वो क्या हो जाती है हमारी मैक्सिमम हो जाती है। जाता है हमारा बिटवीन रिपल्सिव फोर्स और हमारा जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है कंपाउंड में वो हमारा किस तरीके से वर्क करती है। जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो लॉन्ग रेंज होती है और जो हमारी रिपल्सिव फोर्स होती है वो क्या होती है हमारी शॉर्ट रेंज फोर्सेज होती है। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सबसे पहले आता है सिग्मा बॉन्ड। ये जो हमारे दोनों टॉपिक है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग से जो बनते हैं एग्जामिनेशन के लिए हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी जो डेफिनेशन होती है उनके जो टाइप्स होते हैं इनके डायग्राम भी ये हमारे एग्जामिनेशन में पक्का आने होते हैं। तो सबसे पहले आता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमारा वही है जो भी हमारा जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो वो एक्सिस की डायरेक्शन में ओवरलैप करते हैं, तो हमारा कौन सा बॉन्ड बनता है वो बनता है हमारा सिग्मा बॉन्ड। इसमें क्या होता है मैक्सिमम ओवरलैपिंग इज पॉसिबल सो इट इज स्ट्रॉन्ग। तो जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है वो क्या है हमारा किस तरह ओवरलैप करता है, वो हमारा एक्सिस की फॉर्म में एक्सिस की डायरेक्शन में ओवरलैप करता है। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होती है ना वो बहुत ज्यादा मींस एक मैक्सिमम ओवरलैपिंग पॉसिबल हो जाती है। इसी वजह से जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है वो क्या है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। नेक्स्ट आते हैं इसके टाइप्स हमारे इसके जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसके 3 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है हमारा एस, एक होता है एसपी एंड एक पीपी। मींस ये एस क्या है हमारा, एसपी हमारे हैं ऑर्बिटल्स। जो हमारा सबसे पहले है एस ऑर्बिटल। एस क्या होगा उसको हम डिनोट करते हैं मींस वो हमारा कुछ सर्कुलर की फॉर्म में होता है। जैसे सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं H2 का। जो हमारा H2 है हाइड्रोजन वो किस तरीके से बॉन्डिंग किस तरीके से ओवरलैपिंग करके बनाता है। तो सबसे पहले हमारा एक H का एटॉमिक ऑर्बिटल आ जाता है और दूसरा भी H का एटॉमिक ऑर्बिटल आ जाता है। इसमें जो हमारा एक एच का जो मतलब डायरेक्शन आती है वो क्लॉकवाइज आती है और दूसरी की आ जाती है एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों क्या करते हैं आपस में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये ओवरलैप करते हैं। वो ओवरलैप करने के बाद ये जो कंपाउंड बनाते हैं H2 वो जो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है मींस दोनों के इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करने के बाद कुछ इस तरीके का जो रिजल्टेंट बनता है वो हमारा बनता है कुछ इस तरीके का। मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर लेती है। ये आ जाता है हमारा फर्स्ट टाइप SS टाइप। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिग्मा बॉन्ड का SP टाइप। SP टाइप का सिंपल सा एग्जांपल आता है हमारा HF। मींस जैसे H का होता है 1s2 और F का होता है हमारा 1s2 2s2 2p5। तो सबसे पहले हम जो हमारा H होगा H को हम डिनोट करते हैं सर्कुलर से, और जो हमारा F है F में जो लास्ट ऑर्बिटल है वो कौन सा है P। मींस जो अनपेयर्ड जिसमें है इलेक्ट्रॉन उसमें P में है, तो यहाँ पर जो P को डिनोट करेंगे वो हम करेंगे डंबल की शेप में डिनोट। तो ये क्या करेंगे इसमें भी हमारा ऐसी होगा, एक की क्लॉकवाइज होगी एक की एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो दोनों क्या है आपस में ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने से जो हमारी रिजल्टेंट जो शेप बन के आएगी एटॉमिक ऑर्बिटल, जो भी हमारा ऑर्बिटल बनेगा फाइनली वो हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा।
नेक्स्ट हमारा एक और एग्जांपल आ जाता है sp से रिलेटेड H2। ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा बिल्कुल जैसे सिंपल बनता है, जैसे एक हमारा H होगा, H में लास्ट ऑर्बिटल क्या है हमारा S वाला ऑर्बिटल है, S के लिए हम क्या है सर्कुलर लिया हुआ है, और जो हमारा P आता है P के लिए हमने डंबल की शेप में लिया हुआ है। इसमें हमें दो चाहिए तो हमने यहाँ पर क्या है एक x डायरेक्शन में एक y डायरेक्शन में अलग अलग तरीके के हमने लिए हुए हैं। तो इस तरीके से ये क्या है ओवरलैपिंग करते हैं। और ओवरलैपिंग करने से जहां पर भी ओवरलैप करेंगे वहां से जो हमारी शेप है वो मतलब थोड़ी हम बढ़ा के बना देंगे, और बाकी जो हमारे जहां पर कोई ओवरलैपिंग नहीं होती उसकी जो नॉर्मल शेप होती है, जैसे सर्कुलर है एस है तो सर्कुलर होगी और पी है तो हमारा डंबल की शेप में होगी, वो हम नॉर्मल रखेंगे। मींस जो फाइनल रिजल्ट है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम दिखाएंगे वो कुछ इस तरीके से हम दिखाएंगे। नेक्स्ट जो टाइप आ जाता है सिग्मा बॉन्ड का वो आ जाता है हमारा पीपी टाइप। मींस जो हमारा पीपी ऑर्बिटल होता है जब वो बॉन्ड हमारा बनाएंगे। इसमें हमारा एग्जांपल आता है F2 का, जैसे हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p5। तो इसमें हमारे जो पी के हैं वो क्या है आपस में दो को मतलब आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। तो एक पी हम ले लेते हैं और दूसरा पी हम ले लेते हैं। इसमें भी हमारा एक जो पी होगा वो क्लॉकवाइज मींस या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और दूसरे वाला होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ये दोनों क्या है आपस में ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैप करने के बाद जो उन दोनों के बीच के एटॉमिक ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अपने आप को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेगी। मींस कुछ टॉफी की फॉर्म में, हमारा जैसे टॉफी होती है उस फॉर्म में इस शेप में हमारे फाइनली आ जाएंगे। सब आ जाता है हमारा रिलेटेड टू सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड भी हमारा बिल्कुल सिंपल होता है। इसमें क्या होता है जब भी हमारी जो पैरेलल ओवरलैपिंग होगी हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में वहां पर हमारा कौन सा बॉन्ड बनेगा, वहां पर बनेगा हमारा पाई बॉन्ड। वो भी बनता है हमारा पीपी, मींस इसका टाइप होता है हमारा पीपी टाइप। जो पीपी है वो आपस में क्या है पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा और कुछ इस तरीके का हमारा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अपने आप को मींस इस तरीके की फॉर्म में लेके आएगी। जैसे आ जाता है हमारा सिंपल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी साइड साइड में होती है और बीच में हमारा बिल्कुल 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 मतलब खाली की तरह होता है, उसको हम बोलते हैं अपना नोडल प्लेन। नेक्स्ट आता है हमारा जो सिग्मा बॉन्ड है और जो हमारा पाई बॉन्ड है उन दोनों के बीच का डिफरेंस। ये भी हमारा एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो सिमेट्रिकल होता है और पाई बॉन्ड में हमारा नॉन सिमेट्रिकल होता है। नेक्स्ट जो सिग्मा बॉन्ड है उसका रोटेशन फ्री होता है और जो पाई बॉन्ड है उसमें नॉट पॉसिबल, मीन्स उसमें जो हमारा रोटेशन है वो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वहां पर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो पैरेलली ओवरलैपिंग हो रही है। नेक्स्ट जो सिग्मा बॉन्ड है वो लेस रिएक्टिव होता है। लेस रिएक्टिव वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो ओवरलैपिंग होती है वो काफी मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो जाती है। इसी वजह से जो वहां पर जो स्टेबिलिटी है वो काफी अच्छी तरीके से काफी स्टेबल होता है, तो वहां पर वो जो उनकी रिएक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाती है। जो हमारा पाई बॉन्ड होता है वो क्या है काफी रिएक्टिव होता है, मींस मोर रिएक्टिव। जो हमारा सिग्मा बॉन्ड आता है उसकी जो शेप है वो डिपेंड करती है किस तरीके का हमारा बॉन्ड बन रहा है, मींस हमारा SS टाइप है, SP है या PP है। जो हमारा पाई बॉन्ड आ जाता है उसमें शेप में कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहां पर जो पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है वो मेनली हमारे PP की फॉर्म में होती है। नेक्स्ट आता है हमारा एक नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में आता है जो हमारा सिंगल बॉन्ड होगा उसमें हमारा एक सिंपल हमारा एक सिग्मा बॉन्ड होगा, और जो हमारा डबल बॉन्ड होगा किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड होगा तो वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड और एक वहां पर पाई बॉन्ड होगा। और अगर हमारा किसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पर हमारा क्या है 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड हमारे होंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बिटवीन कंपेरिजन। ये भी हमारा एग्जामिनेशन में मींस इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। मींस हमारे कुछ कंपाउंड दिए होंगे और उसमें हमारे मतलब बहुत सारे कंपाउंड होंगे, हमें उसमें कंपेयर करना होगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है कि उनकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ इससे रिलेटेड हमारा लगाना होता है। तो सबसे पहले आता है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी जो हमारी जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी सबसे ज्यादा होती है और जो डबल बॉन्ड है उसकी कम, और जो हमारा सिंगल बॉन्ड है उसकी सबसे कम होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हमारी कुछ इस तरीके से होती है, ट्रिपल की सबसे ज्यादा, डबल की कम, और जो सिंगल होता है उसकी सबसे कम। जो बॉन्ड लेंथ आती है वो हमारी अपोजिट होती है, मींस जो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है उसकी सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है और जो डबल बॉन्ड है उसकी मींस जो सिंगल है उससे थोड़ी होगी, और जो ट्रिपल वाला होता है उसकी बिल्कुल ही कम होती है, मींस सबसे लेस होती है हमारी बॉन्ड लेंथ ट्रिपल बॉन्ड की। नेक्स्ट आ जाता है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी सबसे ज्यादा होगी, जो हमारा डबल बॉन्ड है उसकी सबसे कम होगी, और जो हमारा सिंगल बॉन्ड है उसकी सबसे ही ज्यादा कम होगी। ये इसलिए होता है ड्यू टू हमारा पाई इलेक्ट्रॉन, मींस जितने ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, जहां पर पाई बॉन्डिंग ज्यादा होगी वहां पर उतनी ज्यादा हमारी रिएक्टिविटी होगी, क्योंकि वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, वहां पर ओवरलैपिंग क्या होती है कम होती है। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हमारे बॉन्ड से जो भी हमारे बॉन्डिंग होती है, बॉन्ड बनते हैं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उनसे रिलेटेड हमारी कुछ सिंपल सी टर्म आती हैं। जैसे सबसे पहले आता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स। हमारे पास एक कंपाउंड है उसमें 2 बॉन्डेड एटम्स है, तो जो उनकी न्यूक्लियस है उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं अपना बॉन्ड लेंथ।
जो बॉन्ड लेंथ होती है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ द एटम से। मींस जो जितना बड़ा हमारा साइज जो एटम का है वो ज़्यादा बड़ा होगा, उतनी बड़ी हमारी क्या है बॉन्ड लेंथ होगी। और जितना ज़्यादा हमारा एस कैरेक्टर होगा किसी भी कंपाउंड में, उतनी उसकी शॉर्टर क्या होगी बॉन्ड लेंथ होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एस बॉन्ड होते हैं हमारे, मीन्स जो एस एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो क्या आपस में ज़्यादा ओवरलैपिंग कर लेते हैं, इसी तरीके से इसीलिए वो ज़्यादा ओवरलैपिंग से वहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ हो जाती है वो शॉर्टर हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल का मतलब होता है एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड्स। मींस जो हमारी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट, मींस जो बॉन्ड्स हैं हमारे उनकी डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट करेंगे उनके बीच के एंगल को हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट आता है बॉन्ड एनर्जी। इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द 1 मोल ऑफ बॉन्ड। मींस 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, उसी को हम बोलते हैं अपनी बॉन्ड एनर्जी। और जो हमारी बॉन्ड एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। मींस जितनी ज़्यादा हमारी बॉन्ड लेंथ होगी उतनी कम हमें क्या है बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट आता है बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन अ बॉन्ड ऑर्डर। मींस हमारा डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, इसको हम बोलते हैं सिंपल अपना बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट आता है एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फजान्स रूल। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आता है कि जो आयनिक बॉन्ड होंगे उसमें क्या है सम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। मींस जो भी हमारे आयनिक बॉन्ड बनेंगे हमारे लूज और गेन करने से, उसमें कुछ हमारा क्या है कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। वो कैसे आएगा, जब भी जो हमारा एनायन होगा उसका साइज इन कंपैरिजन टू कटायन काफ़ी लार्जर होगा। जब भी हमारा फजान रूल है हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है जो द एनायन गेट डिस्टोर्शन, मीन्स जो हमारा एनायन है वो क्या है थोड़ा डिस्टोर्टेड हो जाता है। मीन्स जो उसकी ओरिजिनल शेप है सर्कुलर शेप में, जिस भी शेप में वो होना होता था उस शेप में वो ना रहकर वो क्या है थोड़ा सा डिस्टोर्टेड हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। और जो होता है द पावर ऑफ कटायन टू पोलराइज द एनायन, और जो हमारी कटायन की जो पावर होती है वो पोलराइज कर देता है एनायन को, उसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। और जो टेंडेंसी ऑफ द एनाइन टू गेट पोलराइज, और जो हमारा एनाइन है वो अपने आप को डिस्टोर्टेड कर देगा, मींस अपने आप को पोलराइज कर देगा, उसको हम बोलते हैं पोरोजेबिलिटी। जैसे जो हमारा नॉर्मल आयनिक बॉन्ड होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है, एक तरफ कटायन और एक तरफ हमारा सिंपल आ जाता है एनायन। लेकिन जो हमारा अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल उसमें जो थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है उसमें हो जाता है हमारा जो हमारा नेगेटिव वाला होता है एनायन, उसकी जो शेप है थोड़ी डिस्टोर्टेड हो जाती है। ये हमारे इसके नेक्स्ट आते हैं जो उसके फैक्टर इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले होता है स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन एंड लार्जर द साइज ऑफ एनायन। मीन्स जिस भी कंपाउंड में हमारा जो एनायन है उसका साइज लार्जर होगा और जो कटायन है उसका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉलर होगा। वहाँ पर हम देख सकते हैं अपना जो फजान रूल होता है, मीन्स जो आयनिक बॉन्ड है उसमें हम अपना कोवेलेंट कैरेक्टर देख सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा मोर चार्ज ऑन कटायन एंड एनायन। मींस इसमें आता है जो पोलराइजिंग पावर होती है कटायन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑन कटायन। मींस जितना ज़्यादा चार्ज होगा हमारा कटायन पर उतनी ज़्यादा ही क्या वो पोलराइजिंग पावर रखेगा। मींस जैसे हमारे इसमें आ जाता है जो NaCl है, MgCl2 है और AlCl3 है। इसमें जो सबसे ज़्यादा चार्ज आता है वो Cl3 पे आता है, मीन्स +3 +2 और +1। इसमें जो हमारा जो सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी वो हमारे AlCl3 वाले के पास होगी। मीन्स इसमें जो +3 आ जाता है हमारा चार्ज और उससे कम होगी Cl2 मीन्स +2 वाले के पास, और जो सबसे कम होगी वो हमारा होगी +1 के पास। मीन्स जितने ज़्यादा हमारा जो चार्ज होगा उतनी ज़्यादा हमारा पोलराइजिंग पावर कटायन के पास होगी। नेक्स्ट फैक्टर आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कटायन। इसमें आता है जो भी हमारा कटायन होगा पॉजिटिव वाला उसका जो लास्ट शेल है उसमें आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन अगर हमारे होंगे तो वो क्या है ग्रेटर पोलराइजेशन कर देगा एनायन का। मीन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टोर्टेड कर देगा एनायन को। आ जाते हैं हमारे कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल। मीन्स जो हमारा ऑक्टेट रूल होता था, हमारी लास्ट की जो ऑक्टेट शेल होती है उसमें क्या हमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, मींस अपने आप को कंपाउंड को स्टेबल करने के लिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी आ जाता है PCl5 का। जैसे P है, P के तो लास्ट में हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन उसने P ने यहाँ पर कितने Cl के साथ बॉन्डिंग की हुई है, उसने 5 के साथ बॉन्डिंग की हुई है। तो ये हमारे कुछ फेलियर्स ऑक्टेट रूल के फेलियर्स आ जाते हैं, मीन्स ऑक्टेट रूल को इन्होंने फॉलो नहीं किया। इसी उससे हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा जो भी आएगा हमारा हाउ टू मेक मोलिकुलर स्ट्रक्चर। मीन्स जो हमारा मोलिकुलर स्ट्रक्चर होगा जैसे ही हमने बनाए हुए हैं वो हम किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, मीन्स किस तरीके से जो हमारा स्ट्रक्चर होता है हम उसको बनाएंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हाउ टू मेक मोलिकुलर स्ट्रक्चर। इसके मेनली हमारे 6 स्टेप्स आते हैं। इन 6 स्टेप्स को फॉलो करके हमारे पास कोई भी कंपाउंड आता है उसका क्या है हम अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एंड ये सी हमारा एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मीन्स 1 से लेकर 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनेशन में पक्का आना होता है। किसी भी कंपाउंड का वो हमें नाम दे देंगे, हमें क्या उसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर बना के दिखाना होगा। तो एक बार हम स्टेप्स देख लेते हैं किन किन स्टेप से ये हमारा होता है। ये स्टेप्स हमें मतलब ये जो स्टेप्स होते हैं एग्जामिनेशन में हमारे नहीं आते, मीन्स इनसे रिलेटेड एग्जामिनेशन में कुछ नहीं पूछने के
करेंगे वो सिर्फ क्वेश्चन इस तरीके का आएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक H2SO4 कंपाउंड दे देते हैं और हम इसे पूछते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनेगा। तो हमारे जो स्टेप्स आते हैं बनाने के लिए, इन स्टेप्स की हेल्प से हम कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं जो आते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप आता है, सबसे पहले क्या करना होगा, मैं राइट सिमेट्रिकल स्केलेटन फॉर मॉलिक्यूल एंड आयन। जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल है या हमारे पास आयन है उसका क्या हमें एक स्केलेटन सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाना होगा, मीन्स जिस तरीके से हम अपना नॉर्मल बनाते हैं उसके लिए हमें फॉलो करना होगा। सबसे पहले लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टेकन एज सेंटर। जो भी हमारा लीस्ट जो भी कंपाउंड होगा उसमें जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसको हम सेंटर लेंगे। H और F में से कभी भी हम जो H होगा और F होगा उनको कभी भी हम सेंटर नहीं लेने के। नेक्स्ट आता है O एटम डज नॉट बॉन्ड ईच अदर एक्सेप्ट O2 एंड O3। जो O2 है O3 है वो ही आपस में बॉन्डिंग करेंगे, वरना O आपस में कभी भी बॉन्डिंग नहीं करेगा। मींस O के साथ 3-4 बार ऐसे आपस में नहीं जुड़ेगा, सिर्फ या तो जब O2 बन रहा होगा जब जुड़ेगा या फिर O3 बन रहा होगा जब भी आपस में बॉन्डिंग करेगा। ये आ जाता है हमारा फर्स्ट रूल, मींस फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप आ जाता है हमारा कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। मींस जो हमारा कंपाउंड आता है उसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो हमें कैलकुलेट करने होंगे। इसको हम डिनोट करते हैं ए से। जैसे अगर हमारे पास कोई आयन है, अनायन कटायन, उनके लिए तो हम निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज अनायन के लिए, और कैटायन के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिटिव चार्ज। ये तो हम अनायन कटायन के लिए निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिया हुआ एग्जांपल H2SO4 का, हमारे पास ये कंपाउंड आता है, इसमें क्या हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने वैलेंस शेल में। जैसे हमारे पास जो हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1। हाइड्रोजन कितने हमारे पास 2, तो 2 × 1 कर देंगे। प्लस जो एस में होते हैं, एस में कितने होगा हमारा 1, एस में होते हैं हमारे 6 इलेक्ट्रॉन, मीन्स लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। एस कितना है तो 1 × 6 कर देंगे। प्लस जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के भी लास्ट शेल में कितने होते हैं 6, तो × 6 हमारा कितने बार आता है वो, तो 4 × 6 हम कर दें। इसको सोल्व करके जो हमारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो आ जाएंगे हमारे 32 इलेक्ट्रॉन। मीन्स जो हमारा H2SO4 कंपाउंड है उसके जो वैलेंस शेल है इन सब की मिला के उनके वैलेंस शेल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो टोटल मिला के आते हैं हमारे 32 इलेक्ट्रॉन। इस चीज को हम डिनोट करेंगे ए से। नेक्स्ट हम निकालेंगे कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड। मींस जो कंपाउंड है हमारा, जो भी जैसे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं H2SO4 का, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की क्या है नीडेड है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। जैसे जो इसको हम डिनोट करेंगे एन से। तो सबसे पहले जो H है, H को कितने चाहिए, H को 1 चाहिए। हमारे पास कितने H है 2, तो एक H को 1 चाहिए, तो 2 को कितने चाहिए 2 चाहिए, मींस 2 × 2। प्लस जो हमारा S है, S को कितने चाहिए, S को अपना पूरी लास्ट की शेल पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। S कितने हैं 1, तो 1 × 8 हम कर देते हैं। प्लस ऑक्सीजन को कितने चाहिए, ऑक्सीजन की लास्ट शेल में हमारी कितने होनी चाहिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको चाहिए 8, तो हम कर देते हैं 4 × 8। 4 इसलिए किया क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 4 है, तो 4 × 8 कर देते हैं। इसको सोल्व करके आ जाता है हमारा जो भी आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर आ जाता है 44 इलेक्ट्रॉन। मीन्स 44 इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए उसको नीडेड, उसको टोटल इतने इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में सबको मिला के चाहिए। इसको डिनोट किया है हमने एन से। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आ जाता है हमारा कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर। मींस वहां पर हमारा जो शेयरिंग होगी वो कितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हमारे जो है शेयर्ड होंगे, उसको हम डिनोट करेंगे एस से। और इसको हम निकालेंगे सिंपल, जो हमने अपना एन निकाला था, मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड निकाले थे उसमें से माइनस कर देंगे ए को। मीन्स ए मतलब हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल है उसको माइनस कर देंगे। जैसे H2SO4 में 44 - 32, इसमें आ जाते हैं हमारे 12 इलेक्ट्रॉन। इस यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि जो हमारे 12 इलेक्ट्रॉन है इनकी क्या होगी, हमारी शेयरिंग होगी। नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ स्टेप, ये आता है प्लेस द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्केलेटन। जो हमने स्केलेटन बनाया था फर्स्ट स्टेप से रिलेटेड, मींस जो हमने H2SO4 का लेके चल रहे हैं, जैसे S बीच में रखा था, O साइड में और फिर H सबसे लास्ट में, इसको हमने जो भी स्केलेटन बनाया था इसमें जो हमारे शेयर्ड पेयर आते हैं 12 हैं, तो हम इसको आपस में 12 को पूरे में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे H के पास कितने रहने चाहिए, H के पास 1 रहना चाहिए, ऑक्सीजन के पास 2, कुछ इस तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जहाँ पर हमारी जिस तरीके की बॉन्डिंग होती है, जहाँ पर हमारा सिंगल एटम्स जो है शेयर हो रहा है, वहाँ पर हम सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, और जहाँ पर हमारे डबल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वहाँ पर हम डबल बॉन्ड लगा देंगे। इस तरीके से हम बना देंगे अपना डैश फॉर्मूला। यहाँ तक हमारा जो भी कंपाउंड आता है उसका क्या है, एक डैश फॉर्मूला, मींस एक स्ट्रक्चर पूरी अच्छी तरीके से बन जाएगा। लेकिन अब ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट ये जब होगा जब इसमें हमारे जो लोन पेयर आते हैं उसको भी हम रख देंगे। तो लोन पेयर रखने के लिए जो हमारा 6 स्टेप आता है उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा ए था उसमें से S माइनस कर देंगे, और जितना भी हमारा आंसर आएगा उसको हम अपना जहाँ पर भी जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर हैं, जैसे ऑक्सीजन के पास और सल्फर के पास, जिसके पास भी एक्स्ट्रा होंगे उसके पास हम जो भी है एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है वो रख देंगे, जितना भी हमारा माइनस करके आएगा।
जैसे जो A माइनस एस करके आएगा वो हमारा 20 इलेक्ट्रॉन आएंगे, मीन्स हमारे पास कुछ इस तरीके के लोन पेयर हो जाएंगे 20। तो 20 को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारे पास एस ओ और 4 ओ आ जाते हैं, इनमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जो हमारा एस है, एस में हमारे जो लास्ट में शेल में कितने होंगे, वो 2 से ही तो बॉन्डिंग कर सकता था, तो उसने एक ओ से इधर कर ली और एक ओ से इधर कर ली। जो अपर साइड और डाउन साइड जो ओ आते हैं उनसे वो बॉन्डिंग किस तरीके से करेगा, वहां पर तो वो अपना कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, क्योंकि वो 4 से तो बॉन्डिंग नहीं कर सकता। तो जो वहां पर हमारे लोन पेयर आ जाते हैं वहां पर उनकी शेयरिंग हो जाएगी, मीन्स इसमें यहाँ पर हमारा बनेगा हमारा बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। तो कुछ इस तरीके से हम अपना एरो लगाकर उसको शो करेंगे, ये आएगा हमारा जो फाइनल जो स्ट्रक्चर आएगा कंपाउंड का, ये हमारा वो आएगा। इन 6 स्टेप्स की हेल्प से हम क्या है, कोई भी हमारे पास कंपाउंड आएगा उसका हम क्या है, मोलिकुलर स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है वो हम एग्जामिनेशन में सिंपली बना सकते हैं। नेक्स्ट एक थ्योरी आती है हमारे रिलेटेड टू दिस, जैसे हमने मोलिकुलर स्ट्रक्चर बनाए उसी से रिलेटेड हमारी ये थ्योरी है वेस्पर थ्योरी। इसका मतलब है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसमें क्या होता है कि जब भी हमारा कोई पॉलीएटॉमिक आयन होगा या फिर मोलिक्यूल होगा, उसमें जो हमारे बॉन्ड्स होंगे उनकी जो डायरेक्शन होगी, जो सेंटर में एटम होता है वो जो हमारे बॉन्डिंग करेगा, वहाँ पर जो हमारा बॉन्ड्स होंगे उनकी जो डायरेक्शन होगी वो हमारा डिपेंड करेगा कि हमारे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हैं बॉन्डेड या फिर नॉन बॉन्डेड वो कितने हैं, मीन्स बॉन्डेड पेयर कितने हैं, नॉन बॉन्डेड पेयर कितने हैं, वो कुछ इस तरीके से उन पर डिपेंड करेगी हमारी जो भी डायरेक्शन होगी बॉन्ड्स की। Means in polyatomic ion or molecule, the direction of the bonds around the central atom depends on the total number of electron pair, whether it is bonded or non-bonded in its valence shell। Means जो हमारा डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड है वो किस चीज पर मेनली डिपेंड कर रही है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो अपने आप को कुछ इस तरीके से प्लेस करते हैं, मीन्स इस तरीके से स्टेट में आते हैं, जो भी हमारा सेंटर एटम होता है कि आपस में सबका क्या है, मिनिमम रिपल्शन हो। मिनिमम रिपल्शन होगा तो वहां पर जो हमारी स्टेबिलिटी है वो क्या है, हमारी मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे इसके रूल्स। मेनली जो ये हमारी थ्योरी है इसका जो मेन कंसेप्ट है वो हमारा यही होता है कि जो हमारा भी मोलिकुलर स्ट्रक्चर बनेगा किसी भी कंपाउंड का वो हमारा किस तरीके से बनेगा, मीन्स उसकी शेप क्या आएगी, वो सिमेट्रिकल होगा, अनसिमेट्रिकल होगा, डिस्टोर्टेड होगा, वो हमारा मीन्स ये जो थ्योरी है वो उसमें हम ये पढ़ते हैं। तो इसमें हमारे क्या होते हैं, एक तो लोन पेयर होते हैं, हमारे बॉन्ड पेयर होते हैं, मीन्स जिन्होंने बॉन्डिंग कर ली वो बॉन्ड पेयर उनको हम बोलेंगे, और जो हमारे ऐसी मीन्स जिनकी शेयरिंग नहीं हुई है वो एक्स्ट्रा ऐसे ही पड़े हुए हैं उनको हम बोलेंगे अपना लोन पेयर। इसमें क्या होता है, जो हमारा लोन पेयर के बीच का जो रिपल्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच के इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन होता है वो नॉर्मल होता है, और जो बॉन्ड पेयर के बीच का इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन होता है वो सबसे कम होता है। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारा मॉलिक्यूल है उसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने आप को कुछ मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है और जो बॉन्ड है वो अपने आप को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, इस तरीके से शेप में आएंगे कि जो वहां पर जो रिपल्शन है वो क्या है, सबसे कम हो। नेक्स्ट आते हैं हमारे जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। मीन्स हमारे जो कंपाउंड है उसमें हमारे पास किसके पास बॉन्ड पेयर है और किसके पास लोन पेयर है वो हमें दिया होता है, और हमें क्या है उनकी शेप्स किस तरीके की होगी और उनका जो एग्जांपल होता है वो बताने होते हैं। जैसे सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास एक कंपाउंड आता है जिसमें जो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स हैं वो आते हैं हमारे 2। तो 2 अगर हमारे पास 2 पेयर्स आते हैं तो उसमें से जो हमारे बॉन्ड पेयर है वो हो गए हमारे 2। जैसे जो कंपाउंड होगा वो इस फॉर्म में होगा हमारा AB2 फॉर एग्जाम्पल, BeF2 या फिर हमारा कुछ इस तरीके से होगा। तो जो उसमें हमारी जियोमेट्री आएगी, जो भी शेप आएगी कंपाउंड की वो आएगी हमारी लीनियर शेप। जैसे एक नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट आ जाता है हमारे जैसे हमारा एक नया कंपाउंड मीन्स नया हमारा एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आता है कोई, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आते हैं वो आते हैं हमारे 3 में हमारे दो कंडीशन बन सकती है। मीन्स हमारा जो कंपाउंड बन सकता है वो बन सकता है AB3 की फॉर्म में, SO3 एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, और एक बन सकता है AB2L यहाँ पर क्या है, L है हमारा जो लोन पेयर। AB2 का एग्जाम्पल हो सकता है जैसे SO2 में एक हमारा क्या बन जाएगा, लोन पेयर बन जाएगा। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट वाले में AB3 इसमें हमारे कितने बॉन्ड पेयर हैं वो है हमारे 3, और जो हमारे कितने लोन पेयर हैं वो है हमारे 0 लोन पेयर। तो वहां पर जो हमारी जो शेप बनेगी कंपाउंड की मोलिकुलर की वो बनेगी हमारी ट्रायंगुलर प्लेनर। और जो हमारा AB2L की शेप में होगा मीन्स इस फॉर्म में होगा तो वहां पर जो हमारी शेप बनेगी वो हमारी V शेप बनेगी, और उसके जो एग्जांपल आ जाते हैं वो आ जाते हैं हमारे SO2O3। नेक्स्ट इसी तरीके से आ जाता है हमारा जो टोटल नंबर ऑफ पेयर होंगे अगर वो होंगे हमारे 4 तो हमारे वहां पर इस तरीके की कंडीशन बनेगी AB4, AB3 और AB2 इस तरीके से बनेगी। जितने ज्यादा हमारा बॉन्ड पेयर हो जाएंगे उतनी ज्यादा हमारा शेप्स मतलब बनती चलेंगी। जैसे 5 में AB5, AB4 और AB3, AB2 और ऐसे करके, जैसे AB2 है तो उसमें जो हमारे लोन पेयर हैं वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और जो AB3 है उसमें L2 हो जाएगा। मींस 5 वाले केस में जब टोटल नंबर ऑफ पेयर्स हैं वो 5 होंगे, पहले बनेगा AB5, दूसरे नंबर पे हम कौन सा बना सकते हैं AB4, मींस एक एक करके माइनस करते रहेंगे, और इसी तरीके से हम इसको
जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है वो सिंपली बना सकते हैं। इसके मेनली हमारे पास कुछ ट्रिक्स भी होती हैं जो जिस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। बाकी आप इसकी अगर 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, और जैसे ये जो चार्ट दिया हुआ है ये आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा, इसको एक बार अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से एक बार 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएगा। बिल्कुल अच्छे से मैनर में हमने बनाया हुआ है। जैसे पहले लोन मीन्स जो टोटल पेयर है वो 2 हैं तो शेप क्या आ रही है, 3 है तो शेप क्या क्या आ रही है, 4 है तो किस किस तरीके से बनाना है, वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। साथ ही में और हेल्प करने के लिए एग्जाम्पल्स भी हमने ऐड किए हुए हैं ताकि वो बहुत अच्छे से और अच्छे से समझ में आ सके। बाकी एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन इसी तरीके का आएगा कि हमारे पास कंपाउंड की जो हमारा पास जो कंपाउंड है वो ये कंपाउंड है, उसकी हमें शेप बतानी होगी। और अगर पूछ सकते हैं उसके इस तरीके के फॉर्म का है, मीन्स AB3 की फॉर्म का है, तो उसकी जो शेप होगी क्या होगी, और उसका 1-2 हमें एग्जाम्पल बताना होता है। आ जाते हैं हमारे ल्यूइस डॉट फॉर्मूला और बॉन्ड फॉर्मूला और डैश फॉर्मूला। ये भी हमारे एग्जामिनेशन में कभी कभी आ जाते हैं। इसमें हमारे मेनली मीन्स 2-3 हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जामिनेशन में ज़्यादातर आते रहते हैं। जैसे सबसे पहले आता है कंपाउंड हैविंग आयनिक बॉन्ड। जो भी हमारे कंपाउंड है जिनमें आयनिक बॉन्ड होंगे उनके जो डैश फॉर्मूला बनेंगे वो हमारे सब कुछ इस तरीके से बनेंगे। आप एक बार इनको रीड कर सकते हो, ये 1-2 बार रीड करने से आसानी से आ जाएंगे। बी आता है कंपाउंड हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड्स ओनली। जिन कंपाउंड के पास सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, जैसे एग्जाम्पल ये सारे आ जाते हैं, उन कंपाउंड के जो डैश फॉर्मूला है, बॉन्ड फॉर्मूला है, वो हमारे कुछ इस तरीके से बनेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कंपाउंड हैविंग आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं हमारे पास जिसके पास आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों ही होते हैं, तो उसमें जो हमारा कंपाउंड के जो भी डैश फॉर्मूले बनेंगे, बॉन्ड फॉर्मूले बनेंगे, वो हमारे कुछ इस तरीके से बनेंगे। जैसे हमारा जो CaCO3 का होता है वो हमारे इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, मींस एग्जामिनेशन में कभी कभी आ जाता है। नेक्स्ट आता है कंपाउंड्स हैविंग कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ये हमारा एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मींस कुछ ऐसे कंपाउंड जिनके पास कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों ही होते हैं, तो उनका जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर मींस जो डैश फॉर्मूला बनता है वो हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। इसमें से जो हमारा HNO3 और H2SO4 और H3PO4 ये जो आ जाते हैं ये हमारा एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बाकी 1-2 बार आप बना के देखोगे सबको तो आपको सभी अच्छे से लर्न मीन्स अच्छी समझ में आ जाएंगे। बाकी जो हमारे वो जो 6 स्टेप्स हैं वो उनको एक बार पढ़ने से किस किस तरीके से जो हमारा कंपाउंड है उसका डैश फॉर्मूला बनता है वो भी हम सीख सकते हैं। नेक्स्ट ये आ जाते हैं हमारे, नेक्स्ट आ जाते हैं कंपाउंड हैविंग आयनिक कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मीन्स कुछ ऐसे कंपाउंड जिसके पास आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट तीनों ही बॉन्ड होते हैं, तो उनके हमारे एग्जांपल्स आ जाते हैं ये, और जो उनके डैश फॉर्मूले बनते हैं वो हमारे कुछ इस तरीके से बनते हैं। इसमें जो हमारा NH4Cl का हो जाता है ये हमारा एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मीन्स ये कभी कभी हमारा एग्जामिनेशन में आ जाता है। और जो K4FeCN6 का ये हमारा मतलब रेयरली कभी कभी एग्जामिनेशन में आता है। बाकी ये एक बार आप इनको प्रैक्टिस करोगे ये आपके बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रैक्टिस में मीन्स बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट भी हमारा एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसकी जो एप्लीकेशन होती है मेनली वो हमारे एग्जामिनेशन में आ जाती है। सबसे पहले समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड चार्ज the product of the magnitude of charge and the distance between the center is known as dipole moment। मीन्स हमारे पास जो भी कोई कंपाउंड आता है, कोई भी पोलर कंपाउंड है, उसका जो चार्ज है और उनके जो दो एटम्स जुड़े हैं आपस में, उन दोनों की जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, उन दोनों के जो प्रोडक्ट को बोलते हैं अपना डायपोल मोमेंट। इसको डिनोट करते हैं हम न्यू से, और वो इक्वल टू होता है Q इंटू डी। मीन्स Q होता है हमारा पॉजिटिव नेगेटिव जो भी एक चार्ज की वैल्यू हम ले लेंगे उसका मैग्नीट्यूड, और डी मतलब हमारी जो भी मेनली बॉन्ड लेंथ मीन्स जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स होता है वो। नेक्स्ट आते हैं मेन पॉइंट जो कि है डायपोल मूवमेंट एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। मीन्स जो डायपोल मूवमेंट है वो हमारा जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर बनता है उसको किस तरीके से इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले आता है इसमें हमारा डायोटोमिक मोलिक्यूल्स। मीन्स उन मोलिक्यूल्स के लिए आ जाता है जो डायोटोमिक है, मीन्स 2 एटम वाले हैं। इसमें क्या होता है द डायपोल मूवमेंट ऑफ दिस मोलिक्यूल इज इक्वल टू द डायपोल मूवमेंट ऑफ पोलर बॉन्ड। मीन्स उन दोनों के बीच में भी जो हमारा पोलर बॉन्ड बना होगा उसका जो भी डायपोल मूवमेंट होगा वही क्या हमारा ओवरऑल मोलिक्यूल का क्या होगा, डायपोल मूवमेंट होगा। इसमें जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं उसमें जो हमारा डायपोल मूवमेंट होता है वो फैक्टर्स मींस उनके जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं ग्रेटर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स ग्रेटर इज डायपोल मूवमेंट। मींस जितना भी हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा जो बॉन्डेड एटम्स हैं उतनी ज़्यादा क्या होगा, हमारा डायपोल मूवमेंट होगा। जैसे जो सबसे ज़्यादा डायपोल मूवमेंट होगा वो HF का होगा, HCl से ज़्यादा होगा और HI से उससे भी ज़्यादा होगा। मीन्स सबसे कम HI का, उससे ज़्यादा HCl का, और सबसे ज़्यादा क्या होगा, HF का होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि जो HF है उन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा है। ये आ जाते हैं हमारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। नेक्स्ट आते हैं पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, मीन्स जिसमें हमारे 2 से ज़्यादा जो एटम्स होते हैं वो। इसमें क्या होगा, द डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ डायपोल मूवमेंट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल बॉन्ड्स। मीन्स हमारे जैसे पॉली एटोमिक आयंस है तो 3-4 हमारे बॉन्ड बने होंगे, तो जो 3-4 बॉन्ड हैं उनका इंडिविजुअली हम डायपोल मूवमेंट निकालेंगे और उनका रिजल्टेंट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास जो रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट है पूरे मॉलिक्यूल का वो हमें पता चलेगा।
मीन्स सबका अलग अलग करके निकाल लेंगे इंडिविजुअली और उनको वेक्टर की फॉर्म में सम करेंगे, तब हमें जो रिजल्टेंट वैल्यू है डायपोल मोमेंट की वो मिलेगी। पता है जो हमारा डायपोल मोमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो जो इसका हम जो सम करेंगे, जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी इसमें करेंगे वो क्या हम वेक्टर्स मेथड लगा के ही करेंगे। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है हमारा कि जो डायपोल मोमेंट होगा लीनियर और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स का वो क्या होगा हमारा जीरो होगा। जीरो इसलिए होगा क्योंकि जो जैसे हमारा लीनियर है और हमारा सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल में क्या होता है जो हमारा जो भी दोनों साइड का आएगा वो आपस में एक दूसरे को क्या है कैंसल आउट कर देते हैं, तो इसलिए जो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल होंगे लीनियर और सिमेट्रिकल, उनका जो हमारा डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा हमारा जीरो होगा। नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट जो कि है एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट, मींस जो डायपोल मोमेंट है उसकी एप्लीकेशन क्या होती है। सबसे पहले आता है इन डिटरमाइनिंग द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, मींस इससे जो डायपोल मोमेंट है उससे हम क्या पता लगा सकते हैं, हम पोलैरिटी पता लगा सकते हैं कि जो डायपोल मोमेंट है उसकी पोलैरिटी क्या होगी। जैसे ग्रेटर द डायपोल मोमेंट ग्रेटर इज द पोलैरिटी, मींस जैसे हमारे पास पॉलीएटॉमिक आयंस है उसमें से इंडिविजुअली हम निकालते हैं, तो हाँ इंडिविजुअली निकाल के वेक्टर सम करके हमें पता चल जाएगा कि किस तरफ हमारा जो डायपोल मोमेंट है, जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन होगी। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी आ जाती है। नेक्स्ट आ जाती है इन द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, हम जो भी हमारा मॉलिक्यूल है उसमें आयनिक कैरेक्टर कितना है वो भी हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायपोल मोमेंट। जैसे फॉर्मूला उसमें जैसे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट इनटू 100। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन आती है वो आती है टू डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मींस जो हमारा मॉलिक्यूल है उसकी क्या शेप होगी वो भी हम डायपोल मोमेंट की हेल्प से हम अपना बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, मींस हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं मींस जो आइसोमर्स बनाते हैं, तो उसमें हम अपना देख सकते हैं कि कौन सा सिस बनाएगा और कौन सा जो ट्रांस है वो बनाएगा। मींस हमारे पास अगर दो कंपाउंड रखे हैं सामने, हमें बताना होगा कि ये सिस है या फिर ये वाला ट्रांस है, तो हम डायपोल मोमेंट की हेल्प से हम बता सकते हैं। जिसका हमारा ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा वो हमारा सिस फॉर्म में होगा और जिसका हमारा कम डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा हमारा ट्रांस फॉर्म में होगा। सिस का मतलब होता है कि जो हमारे कंपाउंड हैं जो भी जिसमें जैसे यहाँ पर आ जाता है HCl वाला, जिसमें जो Cl वाले हैं वो क्या है हमारा दोनों एक साइड लगे हुए हैं, और जो ट्रांस में आता है ट्रांस में मीन्स दोनों अपोजिट साइड दोनों होंगे। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्थो मेटा एंड पैरा आइसोमर्स, मींस जो आइसोमर्स बनते हैं जो बेंजीन में बनते हैं ऑर्थो मेटा और पैरा, उसमें भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑर्थो है कौन सा मेटा और कौन सा पैरा। इसमें हम पता लगा सकते हैं अगर हमारे पास 3 कंपाउंड है, अगर उसमें से एक कंपाउंड का जो डायपोल मोमेंट है वो 0 है तो वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा पैरा कंपाउंड। और जो अगर हमारे पास बचे हुए 2 कंपाउंड है उसमें से जिसका ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा वो ऑर्थो वाला होगा और जिसका कम डायपोल मोमेंट होगा वो कौन सा होगा, वो हमारा मेटा वाला आइसोमर्स होगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर का जो कि है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी मींस MOT। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये इस चैप्टर से होता है क्योंकि यहाँ से एग्जामिनेशन में 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आना होता है। ये हमारा मतलब हम कह सकते हैं जो जैसे हमारी जो VBT थी ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसका एक अपडेटेड वर्जन होता है। अपडेटेड क्या, एडवांस अपडेटेड वर्जन। VBT में क्या था कि हमारे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल होते थे आपस में ओवरलैप करते थे और एक नया ऑर्बिटल बनाते थे, जो भी मतलब जो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो न्यू रिजल्टेंट कई नई फॉर्म में बनती थी। इसमें भी हमारा कुछ इसी तरीके से है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें बात यह है कि हमारे पास अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, अगर वो आपस में ओवरलैप करते हैं तो हमारे 2 ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। मींस अगर 2 ओवरलैप करेंगे तो 2 ही नए बनेंगे, 4 करेंगे तो 4 नए बनेंगे। जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनकी जो एनर्जी होगी वो भी न्यू होगी, उनसे जो हमारा नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनसे हायर एनर्जी वाले भी बनेंगे और उनसे लोअर एनर्जी वाले भी हमारे न्यू मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो इसमें जो इसका कंसेप्ट आ जाता है वो आ जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू प्रोड्यूस मोलिकुलर ऑर्बिटल। मींस MOT में हम क्या पढ़ेंगे, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करेंगे और क्या बनाएंगे, हमारे मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो एक तरीके से बहुत अलग उनसे होंगी। सबसे पहले आ जाती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले पॉइंट आता है इन मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। मींस जो हमारे एटम्स हैं वो मिलकर क्या बनाएंगे, ओवरलैप कर हमारे मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो जब हमारा मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, जो हमारे एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन थे अब वो किस में चले गए, अब वो हमारे मॉलिक्यूल्स में चले गए। अब वो कहां पर होंगे, अब वो एटॉमिक ऑर्बिटल में ना होकर अब वो किस ऑर्बिटल में चले जाएंगे, अब वो दूसरे ऑर्बिटल में चले जाएंगे। उन ऑर्बिटल्स को बोलते हैं अपना मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। मींस एटम मिलके
हमारी एक नई चीज यहाँ पर बनी है। सेकंड पॉइंट आता है दीज मोलिकुलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। पॉइंट वही है, हमारा जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो आपस में क्या ओवरलैप करेंगे लीनियरली, और हमारी नई चीज बनेगी वो बनेगी हमारी मोलिकुलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट आता है द न्यू मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड आर ऑफ टू टाइप्स। जो हमारे नए मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे वो हमारे दो टाइप्स के बनेंगे, एक तो हमारे हायर एनर्जी वाले बनेंगे और एक हमारे लोअर एनर्जी वाले बनेंगे। जो हमारे जो नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी उससे जो कम एनर्जी के मीन्स उससे जो लोअर एनर्जी के बनेंगे उसको हम बोलेंगे अपना बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और जो नॉर्मल वाला नॉर्मल एनर्जी थी उससे जो हायर एनर्जी के बनेंगे उनको बोलेंगे अपना एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और ये हमारे कब कब बनते हैं, मीन्स जब हमारा BMO मीन्स बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जब बनेगा जब हमारा जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कुछ इस तरीके से ओवरलैप करेंगे, वहाँ पर क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मीन्स जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनकी जो वेव्स हैं वो इस तरीके से ओवरलैप करेंगी कि वो दोनों क्या है सम अप होंगी। मीन्स वहाँ पर क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो वहाँ पर जो हमारे बॉन्ड्स बनेंगे, वहाँ पर जो ऑर्बिटल बनेंगे न्यू, वो होंगे हमारे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और उनकी जो एनर्जी होगी वो जो नॉर्मल थे एटॉमिक ऑर्बिटल उनसे क्या है कम होगी। और नेक्स्ट आता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। वो क्या है, वो कब बनेंगे, वो बनेंगे जब जहां पर हमारी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। मींस दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल थे जिनसे मिलके बनना है उनकी क्या है उनकी ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से होगी, वो क्या है एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। वहां पर कौन सा होगा, वहां पर हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वहां पर हमारे बनेंगे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और उनकी जो एनर्जी है वो हायर होगी नॉर्मल से। मींस नॉर्मल अगर हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल की मान लेते हैं अगर x है एनर्जी, तो इनकी एनर्जी क्या है उनसे हायर होगी। नेक्स्ट एक पॉइंट आ जाता है हमारा यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का सिंपल यहाँ एक फॉर्मूला होता है हाफ NB माइनस NA, इन विच जो NB है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO, और NA का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMBO। मींस BMO का मतलब है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और इसका दूसरे वाले का हो गया एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। यहाँ पर जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है इसमें क्या होता है, जैसे जो VBT थी, VBT तो हमें सिर्फ ये बताती थी कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल बन रहे हैं और न्यू कंपाउंड न्यू मोलिक्यूल जो बनता है वहाँ पर जो बॉन्ड्स होते हैं वो या तो सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। लेकिन यहाँ पर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम थोड़ा जैसे बोला है कि एडवांस वर्जन है उसका, बहुत ज़्यादा एडवांस, तो इसमें हम ये भी पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर यहाँ में जो बॉन्ड्स मिलते हैं वो 1.5 3.5 मीन्स पॉइंट की फॉर्म में भी हमको यहाँ पर बॉन्ड्स मिलेंगे। मीन्स एक एग्जैक्ट वैल्यू हम बॉन्ड की यहाँ पर जो मोलिक्यूल है उनके बीच में जो एटॉमिक जो मतलब बॉन्डिंग हो रखी है वो कितनी बॉन्डिंग हुई है 2 की 3 की 3.5 या कितनी, वो हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू इस मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से पता चल जाती है। नेक्स्ट एक और एक हमारा नोट पॉइंट आता है जिसमें जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्टेबिलिटी की। इसका मतलब है जितना ज़्यादा हमारा बॉन्ड ऑर्डर होगा, जितने ज़्यादा मीन्स 1 2 3 जितने ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होंगे उतनी ज़्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी और उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी रिक्वायर होगी इसको ब्रेक करने के लिए, मींस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और जितनी ज़्यादा हमें एनर्जी लगेगी उसको तोड़ने के लिए, इसका मतलब वहाँ पर स्टेबिलिटी भी बॉन्ड की जो है वो ज़्यादा होगी। और लास्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ, मींस जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी कम क्या होगी हमारी जो बॉन्ड लेंथ वह होगी। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल। मींस जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल थे वो आपस में ओवरलैप करके क्या एक नई चीज़ बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब वहाँ पर अगर नई चीज़ बन रही है तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो भी नया होना चाहिए। जैसे जो एटॉमिक ऑर्बिटल का होता है वो क्या होता है, जैसे हमने बनाया हुआ मीन्स जो नॉर्मल है वो है 1s2 2s2 2p6 3s2, ऐसे नॉर्मल हमारा होता है एटम्स के लिए। अब यहाँ पर बात हो रही है मोलिक्यूल्स के लिए। मोलिक्यूल्स के लिए जो हमारा यहाँ पर है वो होगा हमारा, हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे सबसे पहला पॉइंट तो आता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्रेटर देन होंगे 14 से। मींस मान लो जैसे हमारा H2 हो गया, H2 में कितने आएंगे हमारे 2 आ जाएंगे। ओके, हाइड्रोजन में तो हमारे 14 से कम हो गए। मींस इसमें क्या होगा, मोलिकुलर जो ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन होगा वो जो जब हमारे इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा होंगे तो हमारा हम ये वाला यूज़ करेंगे, और जब हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो 14 के इक्वल या 14 से कम हो गए तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। इसमें बस तुम्हारा थोड़ा सा ही डिफरेंस है, जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल का करते थे 1s2 2s2 2p6 इस तरीके से करते थे, बिल्कुल इसी तरीके से है, लेकिन इसमें हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक तो हमारा बॉन्डिंग वाला होगा, एक हमारा एंटी बॉन्डिंग वाला होगा। एंटी बॉन्डिंग वाले को नॉर्मल उसी फॉर्म में लिखेंगे, बस वहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ऊपर हम उसके स्टार मीन्स एक क्रॉस लगा देंगे। जैसे सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s मीन्स जैसे 1s 2s
2s इसी तरीके से ये फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन साथ में हमने क्या लगा हुआ है सिग्मा, जहां पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वहां पर हमने स्टार्टिंग में सिग्मा लगाया हुआ है, और जो एंटी बॉन्डिंग वाला है वो क्या हमने वहां पर स्टार लगाया हुआ है। ये जो हमारा पूरा आता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2px पाई 2py इज इक्वल टू, ये जो पूरी फॉर्म आती है एक बस इतनी ये वाली है हमारी, इसको हमें पूरी तरीके से याद करना होगा। एक हमें ये याद करनी होगी और एक हमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मॉलिक्यूल्स में लेस देन 14 या इक्वल टू 14, एक हमें उसके लिए याद करनी होगी। बस ये दो फॉर्म याद करनी होगी। इन दोनों की हेल्प से हम क्या है जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो मॉलिक्यूलर और जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम सिंपली कर सकते हैं। इन दोनों में जो डिफरेंस मेनली होता है वो सिर्फ इसका होता है, जो हमारा सिग्मा 2px होता है वो क्या है हमारा जो स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 होंगे उसमें तो हमारा पहले आएगा, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 या इक्वल टू 14 होंगे उसमें हमारा जो पाई वाले हैं दोनों, उन दोनों के बीच में जो सिग्मा 2p वाला आएगा वो उनके बीच में आएगा। बस इतना सा हमारा डिफरेंस है। एक को लर्न करेंगे दूसरा तो अपने आप ही हमारा लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल, मींस जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो मिलकर क्या बनाएंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो हमारे यहाँ पर दो तरह के मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, जो कि सबसे पहला होगा होमोन्यूक्लियर ऑर्बिटल। इसमें क्या होगा, होमो का मतलब होता है सेम सेम, तो उसमें जब भी हमारे दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर सेम एनर्जी, मींस टू एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे जो कि बिल्कुल ही सेम एनर्जी के होंगे। फॉर एग्जांपल O2 H2 मींस इसमें OO ओवरलैप करेगा, H2 में HH ओवरलैप करेगा और F2 में FF ओवरलैप करेगा। मींस दोनों क्या है बिल्कुल सेम एनर्जी के, सेम ही हमारे एटम है। जब सेम एटम सेम एनर्जी के हमारे ओवरलैप करेंगे वहां पर हमारे किस तरह के ऑर्बिटल बनेंगे, वहां पर बनेंगे हमारे होमोन्यूक्लियर ऑर्बिटल। नेक्स्ट टाइप आ जाता है हेटेरोन्यूक्लियर ऑर्बिटल। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा एनर्जी का बहुत स्मॉल सा डिफरेंस होगा, मींस बिल्कुल छोटा सा ही डिफरेंस होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बस दोनों जो हमारे एटम है वो अलग अलग होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आ जाते हैं CO एक हमारा C अलग हो गया और O हमारा क्या है एक अलग एटम हो गया, मींस दोनों अलग अलग एलिमेंट के हमारे एटम्स हैं, लेकिन इनकी जो एनर्जी है वो नियरली क्या है सेम ही होगी, तभी तो हमारा जो दोनों है ओवरलैप कर पाएंगे और ओवरलैप करने से हमारे मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो ये आ जाते हैं हमारे दो टाइप्स के मोलिकुलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट आते हैं हमारे जो मोलिकुलर ऑर्बिटल के डायग्राम होते हैं, यही हमारे एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें हमारे टू टाइप्स के आएंगे, एक तो हमारे वो आएंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ग्रेटर देन 14 होंगे, और एक ऐसे होंगे जिसमें इक्वल टू या लेस देन इलेक्ट्रॉन होंगे 14 से। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन होंगे 14 से, उनका जो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। तो इसमें हम इस तरीके से ही करते हैं, जिससे सबसे पहले हम लेते हैं 1s वाले, मीन्स अगर जो 1s है वो और उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ओवरलैप कर रहे हैं तो हम उनको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले जो 1s है जो एटॉमिक ऑर्बिटल उनको लिखेंगे अपना लेफ्ट एंड राइट साइड, मीन्स साइड साइड में लिखेंगे, और जो उनसे बन के जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं वो क्या लिखेंगे, वो अपर साइड लिखेंगे और डाउन साइड लिखेंगे। जो अपर साइड लिखते हैं वो लिखते हैं हम अपना एंटी बॉन्डिंग वाले, और जो डाउन साइड लिखते हैं वो लिखते हैं हम अपना बॉन्डिंग वाले। इसी तरीके से हम फिर बनाएंगे 2s का, मीन्स जो उनसे भी हमारे जो ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग कर रहे होंगे, मींस जो ओवरलैपिंग कर रहे होंगे वो उनका हमें अलग अलग से इस तरीके से ये बनाना होगा। सबसे पहले हमने 1s का बना दिया, फिर हमें 2s का बनाना होगा, और इसी तरीके से फिर हम बना लेंगे अपना p ऑर्बिटल वाला। p ऑर्बिटल में जैसे हमारे क्या होते हैं 3 बॉक्सेस होते हैं, तो इसमें हमारे साइड साइड में लेफ्ट और राइट में क्या हमने 3 एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों के दिखा दिए। अब इसमें क्या होगा, हमारा ये जो हमारा एंटी बॉन्डिंग वाले होते हैं वो अपर साइड बनते हैं और जो बॉन्डिंग वाले होते हैं वो डाउन साइड बनते हैं। इसमें हमें ध्यान क्या रखना होगा, जो भी मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे ग्रेटर देन 14 होंगे, उसमें जो सबसे ऊपर साइड अपर साइड बनेगा उसमें बनेगा हमारा सिग्मा स्टार 2px वाला, और फिर उसके डाउन साइड बनेगा पाई वाले हमारे पाई 2py या फिर पाई 2pz, फिर हमारे वो बनेंगे। और नीचे हमारा क्या होगा, पहले बनेगा पाई 2p वाले, फिर उसके नीचे सबसे डाउन साइड में बनेगा हमारा सिग्मा वाले, इसमें हमारा होगा ये। और बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमारा बनता है जो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम हैविंग इलेक्ट्रॉन इक्वल टू और लेस देन द 14। बस इसमें चेंज क्या होगा, इसमें चेंज हमारा जो p वाला है उसमें चेंज होगा। उसमें चेंज इतना होगा कि जो हमारा जैसे इसमें नॉर्मल वाले में मीन्स इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे तो हमारा जो सिग्मा था वो अपर साइड बन रहा था, मीन्स जो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं वो जैसे पहले सिग्मा आता था अपर सबसे अपर साइड, फिर नीचे आता था हमारे पाई वाले। बिल्कुल इसी तरीके से इसमें भी सेम है, बस जो डाउन वाली साइड मीन्स जो बॉन्डिंग वाले होंगे लोअर एनर्जी वाले उसमें पहले हमारा पहले आएगा हमारा सिग्मा, फिर आएंगे हमारे पाई। इसमें बस हमारा यही चेंज होगा, बाकी सब जो चीज़ और चीज़ें होती हैं वो हमारी मेनली सेम ही होती हैं।
सो ये आ जाते हैं हमारे मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। इनकी आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगे। बाकी एग्जामिनेशन के लिए हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि थोड़ा अलग सा केस होता है। मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ HF मोलिक्यूल मीन्स ये एग्जामिनेशन के लिए भी है। जो HF का मोलिक्यूल है उसका हमें क्या है, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना होता है। तो उसमें किस किस तरीके से बनता है, क्या क्या खास बातें हैं, वो हमने सब इसमें लिखी हुई हैं। बाकी जो उसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनता है वो हमारा इस तरीके से बनता है कि जो H का 1s होता है और जो हमारा F का 2p होता है वे आपस में क्या है, एक दूसरे को मींस जो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो ओवरलैप करते हैं और हमारे जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं वो हमारे बनते हैं। मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन से बनते हैं, वो बनते हैं सिग्मा sp z वाला बनता है, और जो दूसरा बनता है हायर एनर्जी वाला एंटी बॉन्डिंग वाला वो बनता है हमारा सिग्मा स्टार sp z वाला। ये हमारे दो हमारे बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी एग्जामिनेशन में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आना जरूरी होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, जब भी हमारा मीन्स ऐसा मोलिक्यूल होगा जिसमें हमारा H एटम होगा और हमारे साथ में कुछ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े होंगे जैसे कि FON मीन्स फ्लोरीन ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन वाले होंगे, इनसे अगर हमारा जो हाइड्रोजन एटम है वो लिंक होगा तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, वहाँ पर हमारा क्या एक पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। मीन्स जितने भी मॉलिक्यूल है कंपाउंड में सब में क्या पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। तो एक साइड पॉजिटिव हो जाएगा, एक साइड नेगेटिव हो जाएगा। तो जो एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड होगा वो दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को क्या है थोड़ा अट्रैक्ट करेगा, और वही वहाँ पर जो अट्रैक्शन है वहाँ पर एक तरीके से उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगी और पूरे मॉलिक्यूल जितने भी सारे मॉलिक्यूल हैं आपस में एक तरीके से इसी तरीके से अट्रैक्शन फोर्स से कंबाइन हो जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट आती है हमारी कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए हमारी क्या कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव एलिमेंट। मींस जो हमारा मॉलिक्यूल है उसमें एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जरूर होना चाहिए। उसमें से F हो सकता है, O हो सकता है और N हो सकता है। साथ में हमारा जो हाइड्रोजन एटम होगा वो तो होगा ही। नेक्स्ट होता है द साइज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका साइज क्या है, स्मॉल होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेनली हमारी 2 टाइप्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक तो होती है हमारी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होती है हमारी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले देख लेते हैं इंटरमोलिकुलर क्या होती है। इंटरमोलिकुलर का मतलब होता है व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ सेम और डिफरेंट कंपाउंड। मीन्स इसमें क्या होता है, हमारा एक ही कंपाउंड है, एक कंपाउंड है या फिर हमारे अलग अलग कंपाउंड है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स क्या है, एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब आपस में क्या है एक दूसरे के साथ एक तरीके से बॉन्डिंग कर लेते हैं। मीन्स एक दूसरे को क्या अट्रैक्ट कर लेते हैं। उस तरह की बॉन्डिंग को हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे HF क्या करता है, HF के साथ तो बॉन्डिंग में है ही। जो F है वो जो दूसरे मॉलिक्यूल का H है उसको क्या अट्रैक्ट कर लेता है। मीन्स उसको अपने पोलैरिटी डेवलप होने से वहां पर उसको अट्रैक्ट करके रखता है और H अगले वाले F से तो लिंक होता ही है। और ऐसी जो जितने भी F होते हैं वो सब H को अपने से अट्रैक्ट मीन्स अपने से एक तरीके से अटैच करके रखते हैं। इस तरीके की बॉन्डिंग को हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मीन्स एक कंपाउंड है उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स है सेम ही उसके वो क्या है एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रख दें। ये जो हमारी मेनली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये क्या काम करती है, जो हमारा कंपाउंड है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और जो हमारा मेनली जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या है इंक्रीज कर देती है। बिकॉज ड्यू टू द एसोसिएशन ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। मीन्स इसमें जो हमारे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो सब क्या है आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो कंबाइन होने से वहाँ पर जो उनकी एनर्जी होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है। मीन्स उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें आता है द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच टेक प्लेस विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मींस एक सिंगल ही मॉलिक्यूल है हमारे पास, उसमें ही आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी है। उस चीज को उस टाइप की बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे इसमें एग्जाम्पल आ जाता है हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये हमारा इसका एग्जाम्पल आ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कंडीशन टू इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मींस जो हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसकी क्या क्या कंडीशन होती है। सबसे पहले द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। जो हमारा मॉलिक्यूल है वो क्या है हमारा प्लेनर होना चाहिए। इन कंडीशन हमारी आती है जो भी हमारा कंपाउंड होगा जिसमें हमारी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उसमें हमारे मेनली 2 ग्रुप होने चाहिए। उसमें से एक ग्रुप तो हमारा जो है H एटम के साथ लिंक होगा। मीन्स एक जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो H एटम है वो आपस में लिंक होंगे, वो एक ग्रुप हो जाएगा। और दूसरा जो ग्रुप होगा उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो क्या है एक दूसरे लेसर नेगेटिव एटम से क्या आपस में लिंक होगा। जैसे हम डायग्राम में भी मीन्स जो है हमारा फिगर आ जाती है इसमें भी देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है द हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग इंक्लूडिंग द हाइड्रोजन एटम। मीन्स जो हमारा यहाँ पर
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पर, ये क्या किस चीज को लेड करनी चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग, मींस ये अलग से एक 6 मेंबर रिंग बनानी चाहिए जिसमें जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो इंक्लूड होना चाहिए। ये आ जाती है हमारी कंडीशन फॉर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो हमारा इंट्रामोलिकुलर वाला होता है इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ये हमारा जो इंटर वाले से होता है, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उससे नॉर्मल कम होता है, मींस लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा इसलिए होता है मेनली क्योंकि जो हमारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें हमारी बहुत सारी लॉन्ग चेन बन जाती है, मींस पूरा ही कंपाउंड सब कंपाउंड में जितने भी मोलिक्यूल है वो सब आपस में एक तरीके से कंबाइन हो जाते हैं। और इंट्रामोलिकुलर में ऐसा नहीं होता, तो उसमें इंटरमोलिकुलर वाले केस में जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट आता है वो हाई हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, मीन्स जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसका नेचर क्या होता है, उसमें आता है इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रेदर देन अ केमिकल बॉन्ड। मीन्स ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये हमारा कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता, ये सिर्फ एक हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, मीन्स एक तरीके से अट्रैक्शन फोर्स होती है सिंपली। बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज इक्वल टू 1/10 एनर्जी ऑफ द केमिकल कंपाउंड। मीन्स जो ये बॉन्ड एनर्जी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, जिस दिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये इज इक्वल टू होती है 1/10 ऑफ एनर्जी ऑफ केमिकल कंपाउंड। मीन्स बहुत ही कम, जो हमारा केमिकल कंपाउंड है उससे हमारे उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट एक कंपैरिजन आता है कि जो HF वाली होता है, HF, HO और HN, मीन्स सबसे ज़्यादा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबसे ज़्यादा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके जो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है वो होता है HF का, उससे कम होता है HO मीन्स O वाले का, फिर सबसे कम होता है N वाले का, क्योंकि जो F है वो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। जो स्ट्रेंथ होती है हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड की वो हमारी ग्रेटर होती है वीक वंडरवॉल फोर्सेस से, और लेस देन होती है उसकी पावर कोवेलेंट बॉन्ड से। नेक्स्ट आते हैं हमारे कॉन्सिक्वेंसेज मींस आउटकम्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मींस कोई कंपाउंड हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, कुछ ऐसे ऐसे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब होता है सेपरेट हो जाना। तो इसमें क्या होता है, जब भी जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें हम अपना HF डिसोशिएट करते हैं तो वहाँ पर हमें जो HF2- मिलता है इंस्टेड ऑफ F आयन। मीन्स जैसे HF है तो हमें H अलग और F अलग मिलना चाहिए था, लेकिन हमें वहाँ ऐसा ना मिलकर हमें मिलता है HF2-। ये हमारा इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ पर क्या हुई है, वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हुई है। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट आउटकम है एसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं कंपाउंड के वो क्या है, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मिलते हैं, मींस उसमें एग्जिस्ट करते हैं, मींस 2-3 मॉलिक्यूल आपस में साथ में मिलेंगे। जैसे एग्जांपल आ जाता है COOH एसिड का, ये क्या है एज अ डाइमर रहता है, मीन्स ये क्या है डबल में रहता है। जैसे COOH, ये हमें COOH का जो मोलिकुलर मास है COOH का वो हमें डबल, जब हम इसको मेजर करते हैं वो हमें डबल ही मिलता है, बिकॉज ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की उससे क्या है डबल में रहता है। जैसे COOH है ये 2 पार्ट्स में होगा, मीन्स डबल ही ये होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जहां पर भी हमारी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां पर क्या हमारा जो वो कंपाउंड है उसका जो मेल्टिंग है, मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है थोड़ा हाई हो जाता है। आ जाते हैं कुछ हमारे नोट्स पॉइंट जो हमारे एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन टाइप बन के आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि जो H2O है वो लिक्विड है, बल्कि जो हमारा H2S है, H2Se और जो H2TE है ये हमारे क्या है ऑल गैसेस की फॉर्म में। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर क्या हुई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। BP ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन BP ऑफ PH3, मीन्स जो NH3 का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ग्रेटर होता है PH3, तो ये भी हमारा क्यों होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होता है। C2H5OH हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन डाईइथाइल ईथर। जो हमारा C2H5OH होता है उसका भी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पर क्या हुई है, वहां पर हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है। आउटकम आता है हमारा सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी में क्या होगा, सब्सटेंस सोल्युबल इन H2O इफ इट मेक्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इट, मींस जो भी सब्सटेंस हमारा हाइड्रोजन H2O में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे वो क्या है उसमें इजीली सोल्युबल हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वोलेटिलिटीज में क्या होता है, जो भी कंपाउंड हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे मींस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है, तो वो क्या है लेस वोलेटाइल हो जाते हैं, मींस जल्दी से वो एकदम आग नहीं पकड़ते। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। जो हमारा कंपाउंड जो भी हमारा क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे उनकी जो सरफेस टेंशन हो जाएगी वो भी क्या हाई हो जाती है। नेक्स्ट 7th पॉइंट आ जाता है हमारा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में क्या होता है, स्ट्रेंथ विच फर्निश H पॉजिटिव आयन इजिली हैव मोर स्ट्रेंथ, मीन्स जो कंपाउंड H पॉजिटिव आयन जितनी जल्दी दे देगा वो क्या है हमारा उतना ही मोर स्ट्रेंथ वाला कंपाउंड होगा। कंपाउंड हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं उनका जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारी मोर ज़्यादा ही होती है। भी हमारे कुछ एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे यूनिक प्रॉपर्टीज, मींस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है कि जो आइस है वो फ्लोट्स करता है वाटर पे, इसका हमें रीजन बताना होता है। तो उसका सिंपली जैसे ये रीजन लिखा हुआ है तो हमें एग्जामिनेशन में किस तरीके से लिखना है वो लिखा हुआ है, हम समझ लेते हैं कि ये इसलिए होता है कि जो हमारा आइस होता है वो जो पहले वाटर की फॉर्म में होता है, वाटर से जो हमारा आइस बनता है जो उसके बीच में हमारे एयर स्पेसिस थे
वो क्या है हमारे नॉर्मली जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं, मीन्स पैक वो जो टाइटली पैक नहीं होता, और वो क्या है एक तरह से सॉलिड की फॉर्म में, मीन्स लिक्विड से आइस की फॉर्म में एक सॉलिड की फॉर्म में चला जाता है। वहाँ पर उसकी जो डेंसिटी है वो नॉर्मल कम ही रहती है, और जो हमारा आइस है इसी वजह से जो हमारा जो लिक्विड है उसमें फ्लोट कर पाता है। तो जो आइस की डेंसिटी होती है वो क्या होती है, लो होती है हमारी वाटर से। एक ऐसा ही क्वेश्चन आता है हमारा कि जो हमारा वाटर होता है वो अपनी मैक्सिमम डेंसिटी शो करता है एट 4 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वो सॉलिड होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या है वो लिक्विड बनना स्टार्ट होता है। मीन्स 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या है उसमें चेंज आता है। मीन्स उसका जो भी स्ट्रक्चर होता है उसमें वो जो हमें एनर्जी उसमें देते हैं वो जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसको ब्रेक डाउन करने में वो हेल्प होती है। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है, इस रेजोनेंस का मतलब सिंपली हमारा चेंजिंग करना होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा कंपाउंड है, कंपाउंड का क्या एक मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है, मीन्स जो ल्यूज स्ट्रक्चर हम उसको बोलते हैं। तो हम ऐसा देखते हैं कि जो कंपाउंड है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। तो जो हमने ल्यूज स्ट्रक्चर बनाया, मीन्स जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर बनाया है वो एक मोलिकुलर स्ट्रक्चर वो जो सारी प्रॉपर्टी है उनको डिफाइन नहीं कर पाता, मीन्स उनको क्लियरिफाई, मीन्स वो जो जो सारी प्रॉपर्टी है उनको डिफाइन नहीं कर पाता। इससे हमें यहाँ से एक बात पता चलती है कि जो हमारा कंपाउंड है वो एक मोलिकुलर स्ट्रक्चर में ना रहकर 2-3 मोलिकुलर स्ट्रक्चर में रहता है, तभी वो जो जितनी सारी प्रॉपर्टी है उन सबको मतलब कंडीशन फुलफिल कर पाता है। रेजोनेंस में हमारा यही आता है कि जो हमारा कंपाउंड होता है जो उसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है वो एक फॉर्म में ना होकर कम से कम हमारा मीन्स एक से दो मीन्स एक से ज़्यादा फॉर्म में होता है। मीन्स उनकी जो बॉन्ड की डायरेक्शन है, जो एटम्स के मतलब जहाँ पर उनकी डायरेक्शन है वो हमारी क्या है एक दूसरे मोलिकुलर स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है। उसी चीज़ को हम बोलते हैं अपना रेजोनेंस। नेक्स्ट आती है हमारी रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैविंग लीस्ट एनर्जी। मींस इसमें क्या होता है, एक तो जैसे हमारा मॉलिक्यूल है, कोई भी कंपाउंड है, उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है मान लो वो 4 टाइप्स में बनता है। तो 4 टाइप्स का जो एक तरह से हाइब्रिड होगा उन सबको कंबाइन करके जो हमारा बनेगा स्ट्रक्चर उसको तो बोलेंगे अपना रेजोनेंस हाइब्रिड। और उन चारों में से जो सबसे लीस्ट एनर्जी का होगा, मीन्स जो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा उन दो वो वाला स्ट्रक्चर उसकी एनर्जी, उन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं अपनी रेजोनेंस एनर्जी। हमारे कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि हमारा जो रेजोनेंस होता है वो कंपाउंड का जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है वो उसमें किस तरीके से होता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है पाई एंड पॉजिटिव चार्ज। मीन्स जो पाई बॉन्ड है हमारा और जो पॉजिटिव चार्ज है उन दोनों के बीच में चेंज हो सकता है। जो पाई है और जो लोन पेयर है उन दोनों के बीच में चेंज हो सकता है। मीन्स एक बार पाई बॉन्ड इधर होगा, लोन पेयर उधर होंगे, और दूसरी बार में लोन पेयर इधर आ जाएंगे और पाई बॉन्ड क्या है उधर चला जाएगा। मीन्स वो आपस में क्या दोनों में चेंज कर लेते हैं, एक दूसरे जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, वहाँ पर क्या हो जाता है हमारा रेजोनेंस हो जाता है। थर्ड आ जाता है हमारा पाई एंड पाई, मीन्स जो पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है वो आपस में चेंज कर लेते हैं। और फोर्थ पॉइंट आता है हमारा पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर। जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है और जो हमारे लोन पेयर है वो भी क्या है आपस में अपनी दोनों की जो पोजिशन है वो चेंज कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारा उन कंपाउंड्स में क्या है रेजोनेंस हो जाता है, मीन्स वो अपने डिफरेंट टाइप्स के मोलिकुलर स्ट्रक्चर को शो करते हैं। नेक्स्ट एक हमारा स्टार पॉइंट आता है, उसमें आता है ओनली इलेक्ट्रॉन पोजिशन आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। मीन्स जो हमारे स्ट्रक्चर बनते हैं उनमें सिर्फ हमारी जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है वही चेंज होती है, बाकी जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर बनता है ओवरऑल जो उसकी एनर्जी होती है वो सेम ही होती है। मीन्स कुछ अलग ही ऐसे नहीं कि हमारा कुछ उसमें था भी नहीं वो अलग से आ गया या फिर कुछ अजीब ही हो गया, ऐसे नहीं होता है। रेजोनेंस में सिर्फ हमारा इतना होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उनकी पोजीशन क्या है चेंज हो जाती है। कहीं पर जो पाई लोन पेयर थे वो पाई बॉन्ड के साथ चेंज हो जाते हैं, और कहीं पर जो पॉजिटिव चार्ज था जो लोन पेयर था वो आपस में अपनी जो पोजीशन है वो चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आ जाता है हमारा चैप्टर से, जो आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब होता है इट इज द फिनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स विद इक्वल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप। मींस ये क्या होता है, ये हमारा एक फिनोमेना होता है जिसमें जो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में इंटरमिक्स करते हैं और क्या है एक न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी जो एनर्जी होती है और जो शेप होती है वो हमारी बिल्कुल क्या है इक्वल, मीन्स बिल्कुल सेम होती है। जैसी हमारी पहले थी ऐसी हमारी जो सबकी जितने भी हमारे ऑर्बिटल्स बनते हैं न्यू स्ट्रक्चर उनकी सबकी एनर्जी और जो शेप होती है वो सेम होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके फीचर्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट आता है द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डेट गेट हाइब्रिडाइज। मीन्स जितने भी हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे जो इंटरमिक्स करेंगे आपस में उतने ही हमारे क्या है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल न्यू बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज सेम इन एनर्जी एंड शेप। मीन्स जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो हमेशा एनर्जी उनकी जो एनर्जी है वो भी सेम होगी और जो शेप है वो भी सेम होगी। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है दे आर मोर स्टेबल। मीन्स जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे हमारे रिजल्टेंट जो बनता है वो क्या है
मोर स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारी कुछ कंडीशन फॉर हाइब्रिडेशन। जैसे सबसे पहले पॉइंट आता है द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडेशन शुड हैव इक्वल एनर्जी। मींस जो भी ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे उनकी जो एनर्जी होनी चाहिए वो क्या है, सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल। मीन्स यहाँ पर प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो जरूरी नहीं है। मीन्स इलेक्ट्रॉन का लूज करना, गेन करना या बाहर से लाना ऐसा कोई जरूरी यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन। सबसे पहले टाइप आ जाता है हमारा sp हाइब्रिडाइज। इसमें क्या होता है, जैसे नाम से ये sp, इसमें एक एटम का हमारा s होगा और दूसरे वाले का क्या होगा, p होगा। वो दोनों क्या है आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे और हमारा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जो कि मोर स्टेबल होगा, मैक्सिमम प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा। जैसे इसमें एग्जांपल आ जाता है BeH2 का। इसमें Be का एक होगा और H2 के हमारे 2 होंगे। जैसे H में कौन सा शेयरिंग करेगा, H में हमारा S वाला करेगा, S हमारा वही सर्कुलर में होता है और जो P होता है P के हमारा डंबल की शेप में होता है। तो ये आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे और कुछ इस तरीके का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बन के आएगा। मीन्स यहाँ पर जो डैश फॉर्मूला बन जाएगा HBeH। नेक्स्ट टाइप आ जाती है हमारे sp2 हाइब्रिडाइज। इसमें क्या होगा हमारा, इसमें एक S होगा और 2 P होंगे। आपस में क्या है, आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे और हमारा एक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जो कि क्या है, मोर स्टेबल होगा। उसका जो एग्जांपल आ जाता है वो आ जाता है BCl3। ये भी हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले जो भी हमारा इसमें एटम होता है उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले करते हैं हम अपना ग्राउंड स्टेट में, फिर करते हैं हम अपना एक्साइटेड स्टेट में। जो एक्साइटेड स्टेट में हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं उनसे क्या है, हम जो दूसरा वाला होता है मीन्स लास्ट वाला जिससे इसमें Cl3 है उसमें क्या है हम इंटरमिक्सिंग करा देते हैं और हमारा क्या बन जाता है, एक हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाता है। नेक्स्ट टाइप आ जाता है हमारा sp3 टाइप। इसमें क्या होता है, एक S होता है और हमारे 3 क्या है आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH4। और इन सब की हमारी एक फिगर भी स्पेशल फिगर बनती है। जैसे sp की बनती है हमारी लीनियर, इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 होता है। sp2 में जो हमारी शेप बनती है वो ट्रायंगुलर प्लेनर बनती है और जो एंगल बनता है वो 120 बनता है। ये भी हमारा एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कितने के टाइप्स होते हैं, उनके एग्जाम्पल और वो किस तरीके की उनकी फिगर बनती है और जो उनकी शेप आती है वो। और जो sp3 होता है उसकी जो शेप आती है वो हमारी टेट्राहेड्रल आती है और जो एंगल होता है हमारा बॉन्ड एंगल वो होता है 109.5 डिग्री। नेक्स्ट आ जाता है हमारा sp3d टाइप। इसमें क्या होता है, हमारा एक 1s होता है, 3 p होते हैं और हमारा 1d होता है। इसकी जो शेप आती है वो आती है हमारी ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल और जो एंगल होता है वो होते हैं हमारे 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसका जो एग्जांपल आ जाता है वो आ जाता है हमारा PCl5। इसमें भी वही करेंगे, जो हमारा P है सबसे पहले उसका जो ग्राउंड स्टेट है, मीन्स सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे जो उसमें हमारे अनपेयर्ड वाले रह जाते हैं S और P में लास्ट में, जो भी जैसे यहाँ पर P में रह जाते हैं और D में, मीन्स जो लास्ट वाली शेल होती है जैसे इसमें 3 वाली लास्ट वाली शेल है उसका क्या है हम अपना ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक बॉक्सेस में भरते हैं वो वाला बना लेते हैं। फिर उसी काम क्या है एक्साइटेड स्टेट में करते हैं। जो हमारे अनपेयर्ड रह जाते हैं उनका जैसे यहाँ पर जो D में यहाँ पर रह गए, हमारे P में रह गए और S में रह गए, उनको क्या है हम अपना जो भी डंबल की फॉर्म में और जो हमारा जैसे S का होता है सर्कुलर की फॉर्म में, उनमें क्या है डायग्राम में बना के आपस में इंटरमिक्सिंग करके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप आ जाता है हमारा sp3d2 हाइब्रिड। इसमें क्या होगा, हमारा 1s होगा, 3p होंगे और 2d होंगे। इसकी जो शेप आती है वो आती है हमारी ऑक्टाहेड्रल। मींस जो sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं उसकी जो शेप आएगी ऑक्टाहेड्रल और जो एंगल होगा वो होगा हमारा 90 डिग्री। इसमें जो एग्जांपल आ जाता है वो आ जाता है हमारा SF6। इसका जो हमारा SF6 का जो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है वो हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे sp3d3। इसमें क्या होता है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें 1s होगा, 3p और 3d हमारे होंगे। इसका जो हमारा शेप बनती है वो बनती है हमारी पेंटागन बाय पिरामिडल और जो एंगल बनता है वो बनता है हमारा 72 डिग्री। इसका जो एग्जाम्पल आ जाता है वो आ जाता है हमारा IS7। लास्टली जो आता है हमारा वो बनता है sp2d। इसमें क्या होता है, 1s होता है, 2p होते हैं और एक हमारा d होता है। जो इसकी शेप बनती है sp2d वाले की वो बनती है स्क्वायर प्लेनर और जो एंगल होता है बिटवीन बोन्ड्स वो बनता है हमारा 90 डिग्री। इसमें जो एग्जांपल आ जाता है वो आ जाता है हमारा NCN⁴ तो ये सब आ जाते हैं हमारे कितने टाइप्स के हमारे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो मेनली हमारे 7 टाइप्स के ही होते हैं। लास्टली एक हमारा स्टार पॉइंट आता है कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिड और ऑर्डर इन अ कंपाउंड। मीन्स हमारा एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स में आ जाता है कभी क्वेश्चन कि हमारे पास कोई कंपाउंड दिया होगा उसमें क्या हमें हाइब्रिड जो ऑर्डर होता है वो निकालना होता है। तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, ये है जो जितने भी उसमें जो हमारे सिग्मा बॉन्ड है प्लस जो लोन पेयर है उन दोनों को क्या कर दो, सम कर दो। जो सम करके जो हमारा नंबर आएगा उतने हमारे क्या हाइब्रिड ऑर्डर होंगे उस कंपाउंड में।
सो ये सब आ जाता है हमारा चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से क्लास 11th केमिस्ट्री। मेनली हमने इसमें जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग हार्ड, जितने भी टॉपिक्स आते हैं पूरी एनसीईआरटी से कवर करके, और जो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड और साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी, वो सब हमने इस वीडियो में इस नोट्स के थ्रू कवर कर लिया है। बाकी आपको ये जो नोट्स हैं इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हैं, आप उनको जब आप अपना रिवीजन करोगे एक बार उनको भी मतलब उन पर नजर लगा सकते हो, मतलब देख सकते हो कि वो किस तरीके से लिखा हुआ है। बाकी आप एग्जामिनेशन में बिल्कुल अच्छी तरीके से, जैसे क्वेश्चन आता है बिल्कुल अच्छे तरीके से उसे करना है, साफ साफ तरीके से। हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना है, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना है, एंड यस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। एंड इस चैप्टर से रिलेटेड और इस चैप्टर से या केमिस्ट्री फिजिक्स में से किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप उसको कमेंट डाउन कर सकते हैं या फिर आपको मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड जाते वक्त वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।